इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें क्या सिखाते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में। लेकिन इनकी जरूरत क्यों पड़ी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, क्योंकि और बहुत टाइप की इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, थर्मल प्लांट से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी। तो इनमें से कुछ कॉस्टली है, कुछ पॉल्यूशन करते हैं। तो सबको देखते हुए हमें नए नए मेथड जनरेट करने थे, कुछ एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी। तो हमने एक नया मेथड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जनरेट किया। कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। उस केमिकल रिएक्शन होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो दैट इज कॉल्ड, इस प्रोसेस में जो सेल यूज होता है दैट इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। और अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करके उस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन परफॉर्म कराया जाए, उस रिएक्शन को रिवर्स किया जाए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक, ये हमने पढ़ा है। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज हमारे बहुत यूज में है। जैसे हम इन्वर्टर बैटरी यूज करते हैं, रेडियो सेल है, या आपका घड़ी का सेल है, मरकरी सेल वगैरह आते हैं। ठीक, और इसके अलावा मोबाइल की बैटरी। ठीक, तो सब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक, हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो फ्यूचर में है ज्यादा चलेंगे, वो भी इसी का पार्ट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मैंने अभी आपको बताया, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ठीक, ये एक्वस या मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। ठीक, स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट आ जाएंगे, वीक में वीक एसिड वीक बेस आ जाएंगे। Which of the following does not conduct electricity? Aqueous NaCl, molten NaCl, solid NaCl। Aqueous molten तो करेंगे सोल्ट, लेकिन सोलिड नहीं करता। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंडक्टर, ये थियरी है। मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं, इनमें चार्ज करिए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आयंस, इनकी कंडक्टेंस ज्यादा होती है, इनकी कम होती है। इनमें मैटर ट्रांसफर नहीं होता, केमिकल चेंज नहीं आता। इनमें मैटर ट्रांसफर होता है, यानी केमिकल चेंज आता है। टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन में वाइब्रेशन बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ता है, कंडक्टेंस घटता है। इनमें टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ेगी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन, रेजिस्टेंस घटता है। इसमें फैराडे लॉ एप्लीकेबल नहीं है मेटालिक में, इसमें एप्लीकेबल है। अब ये देखो, ये तुमने फिजिक्स का पढ़ा बेसिक टर्म, रेजिस्टेंस तुम जानते हो, आर इसमें ओम्स लॉ होता है, V इक्वल टू आई आर। ठीक, और ये कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1/R होता है। इसकी यूनिट ओम इनवर्स, महो या साइमन भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। R इक्वल टू रो L बाई A आ जाएगा। यहाँ से रो है रेजिस्टिविटी। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड रख दिया आपने A एरिया के L डिस्टेंस पे, तो उनके लिए रेजिस्टेंस बन गया। इसके लिए ये एक टाइप से कंडक्टर बन जाता है, जैसे आपके मेटालिक कंडक्टर होते हैं। ठीक, यूनिट रो की ओम इंटू सेंटीमीटर या ओम मीटर है। अगर लेंथ यहाँ पे 1 पुट कर दे, एरिया भी 1 पुट कर दे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इनके बीच में जो आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू R हो जाएगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक, नेक्स्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, जिसको हम कप्पा या K से रिप्रेजेंट करते हैं। कप्पा इक्वल टू 1/ρ होता है। कप्पा इक्वल टू 1/R इंटू L बाई A हो जाएगा। सेल कांस्टेंट क्या होता है, G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज इक्वल टू L/A। तो यहाँ पे L/A पुट कर दिया तो 1/R G होता है। तो कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार हो जाएगा। और G को 1/R पुट करके उधर ले जाओ, G स्टार इक्वल टू KR हो जाएगा। तो यहाँ पे L1 कर दो, A1 कर दो, तो G स्टार 1 आ जाएगा। तो कप्पा इज इक्वल टू G हो जाएगा। और ये वॉल्यूम हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, फिर इसके बाद मोलर कंडक्टेंस। एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। और हमें पता है कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, कप्पा। और कंडक्टेंस ऑफ V सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट कितना हो जाएगा, कप्पा इंटू V। अब अगर हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम है, तो कप्पा इंटू वो वॉल्यूम पुट कर दो, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस आ जाएगी, जिसको मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। अब जब भी अपने को इलेक्ट्रोलाइट दिया मिलेगा, वो कैसे दिया मिलता है, इन फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन, मोलरिटी या नॉर्मलिटी। तो अब मान लीजिए मोलरिटी दे रखी है अपने को, तो हम बोलेंगे मोलरिटी अगर M है, M मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ M मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 1 लीटर, दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब।
और वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जिसका कंसेंट्रेशन m है 1000 बाई m सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। समझ आया? या इसकी यहां पे यूनिट आएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर या मोल इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। और कप्पा अगर यहां पे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में दे रखा है तो यहां पे आपको मोलरिटी जो आपने मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में करी थी उसको मोल पर मीटर क्यूब में करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर की बजाय 100 इंटू 10 की पावर -2 मीटर उसका क्यूब करोगे तो यहाँ पे लैम्डा m हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन m इंटू 10 की पावर -6 ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कब? जब कप्पा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में। ठीक। नेक्स्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, एक इक्विवेलेंट की कंडक्टेंस, वहां पे आपने मोलरिटी रखी थी, नॉर्मलिटी पुट कर दो, मोलरिटी की जगह क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। नॉर्मलिटी आपको पता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होती है, वैल्यू पुट करोगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगी मोलर कंडक्टेंस अपॉन एन फैक्टर। फॉर्मूला याद कर लेना। ये एक क्वेश्चन है, कंडक्टिंग सेल दे रखा आपको 0.05 मोलर K2SO4, इसका रेजिस्टेंस दे दिया और स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा दे दिया। पहला पूछा आपसे जी स्टार क्या होता है K इंटू आर, कप्पा भी आर भी है। नेक्स्ट पूछा जी होता है 1 अपॉन आर दे रखा है। लैम्डा में होता है K इंटू 1000 अपॉन m, वैल्यूज पुट कर दो K और n की मोलरिटी की, और लैम्डा इक्विवेलेंट हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस बाय n फैक्टर, इसका n फैक्टर 2 है। ये नीट का क्वेश्चन है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस 0.012 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। द रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग दिस सॉल्यूशन इज 55 ओम, देन सेल कांस्टेंट इज। देखो कप्पा इक्वल टू क्या कर दोगे, जी इंटू जी स्टार होता है, जी को 1 अपॉन आर रखा, जी स्टार इक्वल टू K इंटू आर हो गया। K और आर की वैल्यू दे रखी, पुट कर दो। एक स्टेप का क्वेश्चन है, नीट में आया है। ठीक। Resistance of a conductivity cell filled with 0.1 molar per liter KCl solution is 100 ohm. If the resistance of the same cell when filled with 0.02 mol per liter KCl solution is 520, calculate conductivity and molar conductivity of 0.02 mol per liter KCl solution. The conductivity of 0.1 molar KCl solution is 1.29 Simon meter inverse. ये सॉल्यूशन दिया, ये दिया, दोनों का रेजिस्टेंस दे दिया, कप्पा इसका दिया है, तो इसका आपसे कप्पा और लैम्डा m पूछा है। तो पहले क्या करो, कप्पा और आर से जी स्टार फाइंड आउट कर दो। तो जी स्टार आ गया आपका मीटर इनवर्स में, इसको सेंटीमीटर इनवर्स में भी रख लो। तो जी स्टार तो सेल का कांस्टेंट रहेगा ना, सेल सेम, आपने इलेक्ट्रोलाइट चेंज किया है। जैसे बोतल है, इसमें पानी रखा है, अब ये बोतल की कैपेसिटी 1 लीटर है, चाहे आप इसमें दूध डालो, चाहे पानी डालो, चाहे चाय डालो, 1 लीटर ही तो आएगा। आप अंदर का सॉल्यूशन चेंज कर रहे हो, ना कि बोतल का सेम। तो सेल चेंज नहीं कर रहे आप, इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर रहे हो, समझे? तो अब देखो वहां से यहाँ पे आर है, ये जी स्टार आ गया, कप्पा की वैल्यू आ जाएगी। मीटर इनवर्स में रखोगे साइमन मीटर इनवर्स आ जाएगा, और सेंटीमीटर इनवर्स में रखोगे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगाओ, लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m इंटू 10 की पावर -6। तो यहाँ पे कप्पा रखना फिर साइमन मीटर इनवर्स में, तो ये वैल्यू आएगी साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और अगर आप ये वाला लगाओ, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मीटर में मोलरिटी, कप्पा यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में वैल्यू आ जाएगी लैम्डा m की। कर लोगे? एनसीईआरटी एग्जांपल दोनों तरह करवा दिया ना। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन दे रखा, डायमीटर दे दिया, लेंथ दे दी, रेजिस्टेंस दे दिया, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी बतानी है। मोलरिटी, रेजिस्टेंस, लेंथ, डायमीटर से एरिया आ जाएगा। एरिया इससे आपका क्या आ जाएगा, सीधा जी स्टार फाइंड आउट कर लो, या तो यह काम करो, रो इक्वल टू आर इंटू A/L कर दो, रो आ जाएगा आपका, रो आने पे कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन रो कर दो, कप्पा आ गया। लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m कर देना। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी, ये देखना ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो इंटू 1000 अपॉन 0.05। ठीक, ये वैल्यू पुट कर दी, यह आ गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। अब इससे डायरेक्ट अगर आप मीटर में लेके जाओगे तो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करें। पता क्यों? क्योंकि आपने कप्पा ऑलरेडी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में रख दिया, क्योंकि पहले यूज कर चुके उसको यूनिट में, तो फाइनल यूनिट चेंज कर रहे हो यहाँ पे। कहीं सोचो सर 10 की पावर -6 क्यों नहीं किया? समझ आ गया? ठीक। नेक्स्ट, अब देखो ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है, और इससे हमें ये सीखने को मिलता है
अगर हमें क्वेश्चन सोल्व करने का मेथड पता है तो हम आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन को भी इजीली सोल्व कर सकते हैं। क्या था इस क्वेश्चन में, ये देखा 0.1 नॉर्मल MgCl2 सॉल्यूशन, इसका आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे दिया 100 और बोल रहा कि सेल का सरफेस एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ उनके बीच में 0.5 सेंटीमीटर है। तो बताओ हाउ मच करंट विल फ्लो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज 5 वोल्ट। यानी हमें नॉर्मलिटी दे दी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे दी, एरिया दिया, लेंथ दिया, वोल्टेज दिया, आई पूछा करंट, V इक्वल टू आई आर। अगर आर आ जाए तो करंट बता देंगे। आर कैसे आएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी, और कप्पा होता है 1 अपॉन आर इंटू एल बाई ए। तो आपके पास एल है, ए है, नॉर्मलिटी है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। आर आ जाएगा 50, V इक्वल टू आई आर कर दो, आई आ गया 0.1 एम्पियर। कैसे सोल्व हुआ क्वेश्चन, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो गिवन था वो लिखा और जो पूछा था उस तक मैं अपने आप पहुंच गया। सिर्फ कैलकुलेशन बची ना। आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन था ये। आपको एक चीज सिखा रहा हूं, फिजिक्स के क्वेश्चन भी ऐसे ही किया करो। अगर ऐसे फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दोगे 10 दिन 15 दिन महीना आपको टाइम जरूर लगेगा, लेकिन गारंटी के साथ आपके फिजिक्स में मार्क्स बढ़ जाएंगे। किसी का अगर 100 है ना आज, तो लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट में भी 100 से अपना स्कोर फिजिक्स का 160 तक इंप्रूव कर सकता है, सिर्फ इस मेथड को फॉलो करते हुए। कर लोगे। नेक्स्ट लास्ट, ये कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन दे रखा है। तो इसको जब 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन के साथ ऐड किया जाता है इक्वल वॉल्यूम पे, तो इसकी कंडक्टिविटी घट जाती है 0.055। तो कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोल रखा है। तो आपको पता क्या करना है, इन दोनों को मिला 1-1 लीटर मिला मान लीजिए, तो बना क्या NaCl ना, तो इसकी नॉर्मलिटी लिखोगे। तो इसकी नॉर्मलिटी कितना, अगर इसका 0.1 इक्विवेलेंट है, 0.1 इक्विवेलेंट इक्वल वॉल्यूम 1 लीटर वॉल्यूम लेने पे, तो इसका भी 0.1 इक्विवेलेंट बनेगा, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, नॉर्मलिटी आ गया। और यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। यानी ये कप्पा इसी सॉल्यूशन का, फाइनल सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी आंसर आ जाएगा। ये गलती मत कर देना कि कप्पा उसका रख दिया यहाँ पे, या ये फॉर्मूला लगाते हुए नॉर्मलिटी 0.1 रख दी, ये गलती मत करना। ठीक, कर लोगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। सबसे पहला आयोनिक इंटरेक्शन। अगर कैटायन और एनायन में आपस में अच्छा इंटरेक्शन है तो वो दूर नहीं जाएंगे, यानी उनकी आयनिक मोबिलिटी घट जाएगी, आयनिक कंडक्टेंस घट जाती है। दूसरा, नेचर ऑफ सोलवेंट। अगर सोलवेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो वो अच्छे से डिसोशिएट करेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट को, जिसके कारण नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे और आयनिक कंडक्टेंस बढ़ जाती है। विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। अगर गाढ़ापन ज्यादा होगा, विस्कोसिटी ज्यादा होगी, आयनिक मोबिलिटी कम होगी, कंडक्टेंस घट जाएगी। हाइड्रेशन या सोल्वेशन बढ़ने से हाइड्रेटेड या सोलवेटेड साइज बढ़ जाता है, जिसके कारण आयनिक मोबिलिटी घट जाती है और कंडक्टेंस घट जाएगी। हाइड्रेशन किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन आयन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ आयन। ठीक। आयोनिक, अब कंडक्टेंस में क्या, जैसे देखो Na+Mg2+ और एल्यूमिनियम 3+, पहले चार्ज देखना आप आयन पे, जिसका चार्ज ज्यादा उसका हाइड्रेशन या सोल्वेशन ज्यादा होगा, और फिर साइज देखना है। अब एल्यूमिनियम 3+ का चार्ज भी ज्यादा, साइज भी छोटा, तो इसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा, तो इसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, Na+ की सबसे ज्यादा। अब इनमें नीचे वालों में सारे आपको अल्कली मेटल के क्लोराइड दिए, तो सब में कॉमन एनायन हो गया क्लोराइड आयन। एनायन कॉमन है तो कैटायन से करेंगे, कैटायन पे सब पे चार्ज सेम है, चार्ज सेम है तो साइज से करेंगे। तो एज डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, हाइड्रेशन डिक्रीज, तो क्या हो जाएगा, आयनिक कंडक्टेंस इंक्रीज। नेक्स्ट, इसके बाद डाइल्यूशन। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, बोलो, वॉल्यूम बढ़ेगी, और वॉल्यूम बढ़ेगी तो उससे कंसंट्रेशन कम होगी। अल्फा इक्वल टू √K/C होता है, तो C अगर कम होगा अल्फा बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, जिसके कारण कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसमें अल्फा तो 100% होता है ऑलरेडी, लेकिन डाइल्यूशन करने से आयंस दूर दूर हो जाएंगे, और दूर होंगे तो उनमें सेपरेशन ज्यादा होगा, जिसके कारण आयनिक इंटरेक्शन कम होगा, कंडक्टेंस ज्यादा होगी। फिर नेक्स्ट आता है आपका मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस में आपको पता फॉर्मूला K × 1000/N। अब अल्फा बढ़ा, सॉरी डाइल्यूशन बढ़ा तो कंसंट्रेशन M घटा, M घटाओ, मोलर कंडक्टेंस बढ़ा। सिमिलरली नॉर्मलिटी भी घटती है, और नॉर्मलिटी घटती है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ती है, तो मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों बढ़ेगी, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटती है। ऐसा क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे ही डाइल्यूशन बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ती है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट जाता है, जिसके कारण स्पेसिफिक कंडक्टेंस है कम हो जाती है। ठीक, तो डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तो बढ़ती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटती है। नेक्स्ट, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन।
यानी हम वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ले आए, या यूं बोलते हैं जिनके कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, जैसे 10 की पावर -6 है, 10 की पावर -8 है, 10 की पावर -10 है, तो उनके बहुत ज्यादा डाइल्यूशन हो गया, उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। तो उसके लिए डी बाई हक्कल-उनस्कार इक्वेशन है लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस बी इंटू अंडर द रूट सी। यहाँ पे लैम्डा एम इनफाइनाइट लिख दो या इसका लैम्डा एम नोट लिख दो, दैट इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन बोल देते हैं। और ये है मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी, सी यहाँ पे कंसंट्रेशन है, बी क्या है, डी बाई कांस्टेंट है, जो नेचर ऑफ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए सेम रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर सेम है। तो जैसे NaCl और KCl ये दोनों 1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट है, तो इनके लिए B की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। सिमिलरली MgCl2 Na2SO4 दोनों 2:1 बोल दो या 1:2 टाइप बोल दो। MgSO4 2:2 है, Al2SO4 थ्राइस, ये 3:2 है। अच्छा, इसमें आप रेशियो किसका लेते हो, चार्ज का, कैटायन पे चार्ज कितना है, नायन पे चार्ज कितना है, और वो ओनली मैग्नीट्यूड लेते हैं, ना कि विद साइन, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अब अगर आप इसमें ग्राफ बनाओगे, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये ध्यान रखना, ये इक्वेशन जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है, ठीक। तो जब इसका ग्राफ बनाओगे y इक्वल टू C प्लस mx का ग्राफ आएगा विद स्ट्रेट लाइन आएगा विद नेगेटिव स्लोप, स्लोप इसका -b आता है। तो KCl का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ आपके सामने आ गया जब आप लैम्डा mc वर्सेस अंडर रूट c का ग्राफ बनाते हैं। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनाया गया तो कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया था। बोलो कोई डाउट है क्या, कर लोगे। नेक्स्ट, कोलार्स लॉ। कोलार्स लॉ ये कहता है कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इंडिविजुअल आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जैसे यहाँ पे मान लीजिए न्यू कैटायंस है, न्यू प्लस कैटायन, न्यू माइनस एन आयंस है, तो लैम्डा एम इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, एक कैटायन की इंटू में नंबर ऑफ कैटायंस प्लस एक एनायन की इंटू में नंबर ऑफ एनायन। जैसे NaCl में क्या हो जाएगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस की, MgCl2 में क्या हो जाएगा, लैम्डा Mg2 प्लस प्लस 2 इंटू लैम्डा Cl माइनस, क्योंकि Cl माइनस आयन 2 है। और एल्यूमिनियम सल्फेट में क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल्यूमिनियम क्या, लैम्डा प्लस 2 इंटू लैम्डा सल्फेट का, कर लोगे। ऐसे ही अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें, उसमें सिर्फ आप कैटायन और एनायन की ऐड करते हैं, नंबर ऑफ कैटायन या नंबर ऑफ एनायन से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। इसका प्रूफ भी मैंने आपको बताया था, प्रूफ याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी बस कोई भी, जैसे NaCl में क्या करोगे, Na प्लस Cl माइनस की, और MgCl2 में Mg2 प्लस की प्लस Cl माइनस की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यहाँ पे नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई नहीं होगा। एल्यूमिनियम सल्फेट में क्या करोगे, लैम्डा ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस लैम्डा ऑफ सल्फेट, कर देंगे नहीं कर देंगे। और ये क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए। नेक्स्ट, आसान सा क्वेश्चन, Mg2 प्लस और Cl माइनस का देखा, इनका मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा है। Mg2 प्लस प्लस 2 इंटू लैम्डा Cl माइनस कर दोगे तो MgCl2 का मोलर कंडक्टेंस आ गया, उसको n फैक्टर यानी 2 से डिवाइड कर दोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगा। एक ये क्वेश्चन, इसमें आपको Na प्लस सोडियम प्लस और ऑक्सैलेट आयन की दे रखी है, तो इसकी पूछी सोल्ट की, तो ऑक्सैलेट आयन प्लस सोडियम प्लस आयन प्लस पोटेशियम प्लस आयन, तीनों की ऐड कर दो, मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी, उसको n फैक्टर यानी 2 से डिवाइड कर दो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगी। लॉलीपॉप क्वेश्चन। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ कोलार्स लॉ। कोलार्स लॉ में क्या होता है, सबसे पहले अगर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट करना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो कोलार्स लॉ है ही नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बोलो, जो आप पीछे कैलकुलेट करते आ रहे हो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एसिटिक एसिड का कैलकुलेट करना है, उसके लिए क्या चाहिए आपको, एसीटेट आयन और H प्लस आयन, तो डायरेक्टली हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास सोडियम एसीटेट की आ जाए और HCl की आ जाए, तो सोडियम एसीटेट और HCl की जोड़ दो, तो उसमें एसीटेट आयन और H प्लस आयन आ गई, लेकिन साथ में फ्री में कौन ऐड हो गया, Na प्लस और Cl माइनस, तो इसको हटाने के लिए NaCl की माइनस कर दो, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे आएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का, अल्फा इक्वल टू लैम्डा एम एट C कंसंट्रेशन डिवाइड बाय लैम्डा एम एट इनफाइनाइट कंसंट्रेशन, ठीक, इनफाइनाइट डाइल्यूशन सॉरी, या जीरो कंसंट्रेशन, और अल्फा इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट एट C कंसंट्रेशन डिवाइड बाय लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देंगे, ठीक है, छोटा अपॉन बड़ा। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के, जैसे एसिटिक एसिड का K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर पीछे करते आए हैं, C आपको दिया होगा, अल्फा आप यहां से कैलकुलेट करेंगे और सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4OH पूछा है, तो NH4 प्लस और OH माइनस जहां दिया है उन दोनों की ऐड करना, और उनकी वजह से जो एक्स्ट्रा है उसको माइनस कर दो। तो इसमें NH4 प्लस दिया है, NaOH दिया है, तो दोनों को ऐड किया तो उसे सही तो आ गया, लेकिन Na प्लस और Cl माइनस एक्स्ट्रा आ गए, तो NaCl की माइनस कर दो। बोलो कोई डाउट है क्या, नहीं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड सोडियम एसीटेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर,
ये वैल्यूज गिवन है, तो इनका सम कर दो, ये आंसर आ जाएगा। बोलो कोई डाउट नहीं, कर देंगे। नेक्स्ट, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4Cl at infinite dilution is 150 है, आयनिक कंडक्टेंस OH- और Cl- की दे रखी है। What will be the molar conductance of NH4OH at infinite dilution? If conductivity of 0.01 molar NH4OH is 9.52 into 10 की पावर -5. Also calculate DOD and dissociation constant. पहले NH4OH की कैलकुलेट कर लो, NH4Cl की में ऐड की OH- की, तो Cl- की एक्स्ट्रा हुआ, अकेले Cl- की हटा दी, ठीक। NH4OH की आ गई एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और NH4OH की C कंसंट्रेशन पे K × 1000/m वाले फॉर्मूले से आ जाएगी। तो यहां से आप अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा से क्या करोगे, K = C∝², C दे रखा है, अल्फा आपने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट, ये वाला नीट का क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है M/32 सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड की 8 और इनफाइनाइट डाइल्यूशन विद 400 और डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ लिया, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट तो आपको पता K = C∝² आएगा, उसके लिए आपको अल्फा चाहिए क्योंकि C तो 1/32 गिवन है, अल्फा = लैम्डा इक्विवेलेंट एट कंसंट्रेशन C डिवाइड बाय लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो 8/400 आ जाएगा, या वैल्यू पुट कर दो, कर दोगे, ठीक। नीट का क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन सोल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसमें कुछ भी नहीं है। स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट जो होते हैं उनका जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है उसमें कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है। जैसे अगर हम AgCl की बात करें, AgCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है लगभग 10 की पावर -12 10 की पावर -14 Ksp पे, तो यहां से अगर आप S फाइंड आउट करोगे कितना, 10 की पावर -6, यार क्या कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन की, 10 की पावर -6 मोलर, वेरी 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 लेस है, इसका मतलब वेरी 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 डाइल्यूट है। यानी वेरी डाइल्यूट कब होगा, जब कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 0 हो जाए, या बोल दो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अगर ये कंसंट्रेशन आप इस वाले फॉर्मूले में पुट करोगे, लैम्डा m = K × 1000/m जो था, यहाँ पे अगर m की जगह सोल्यूबिलिटी पुट कर दोगे तो ये तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की है ना, तो ये कंसंट्रेशन एट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ जाएगा, बस सेम है सब कुछ। कर दोगे नहीं कर दोगे, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने, ठीक। तो बस ये देख लो, ये पॉइंट था देखने का, बाकी इस पे क्वेश्चन वगैरह ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और ये जो क्वेश्चन मैंने कराया है इसमें कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे रखा है, AgCl वाटर की दे दी, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको AgNO3 HCl एंड HNO3 की दे रखी है, और सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है। पहले तो यहाँ पे ना ये IIT एडवांस पैटर्न है, सैचुरेटेड की देना, वाटर की देना, फिर सैचुरेटेड में वाटर की माइनस करो, प्योर AgCl क्या कप्पा आएगा, तो इसका प्योर AgCl का कप्पा आ गया यहाँ से 1.4 × 10 की पावर -6। अब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, AgNO3 और HCl की ऐड करो, HNO3 की माइनस कर दो, AgCl का रिजल्ट आ गया 140। तो अब ये जो है ना एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यही तो कप्पा × 1000 सोल्युबिलिटी है। आपके पास ये है कप्पा है, सोल्युबिलिटी आ जाएगा 10 की पावर -5, Ksp = S²। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप का होता है, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल उसे कहते हैं जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल डेनियल सेल, अपने घरों में जो हम रेडियो में सेल यूज करते हैं, निप्पॉन सेल आते हैं या एवरीडे सेल आते हैं ना, देखोगे ना आपने, वो सारे क्या है, जैसे घड़ी का सेल हो गया, दीवार घड़ी में जो सेल लगा होता है ना, ये सारे क्या है, डेनियल सेल के एग्जांपल है। फिर दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये इसमें क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाई जाती है, ठीक, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन एज केमिकल एनर्जी, तो इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इसका बढ़िया एग्जांपल क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी। जैसे अपना इन्वर्टर रखा ना जो बाहर, तो इन्वर्टर अभी चार्ज हो रहा है क्योंकि अभी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम कर रहा है, और जब वो डिस्चार्ज होगा तो वो गैल्वेनिक सेल का काम करेगा। केमिकल रिएक्शन होगी उसके अंदर और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी डिस्चार्जिंग में, अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताया, इसमें कुछ भी नहीं है। हर मेटल की एक टेंडेंसी होती है, सब किसी कुछ हो सकती है किसी कुछ। अगर मेटल को आप सॉल्यूशन में रखते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकती है, हो सकता है मेटल रोड से मेटल एटम ऑक्सीडाइज होकर मेटल आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में जाए, या ऐसे भी हो सकता है सॉल्यूशन से मेटल आयन जो है आकर के रोड में डिपॉजिट हो जाए, कोई भी कंडीशन हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जिंक रोड लेते हैं तो जिंक रोड में तो क्या होता है, जिंक रोड में तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज होती है वो, तो जिंक रोड यहाँ पे जिंक 2+ आयन में चली जाती है सॉल्यूशन में, ठीक, और जिंक 2+ आयन में सॉल्यूशन में जाएगी तो क्या हो जाएगा, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसको यहाँ पे जो इस पे जिंक 2+ आयन आएंगे सॉल्यूशन में और रोड पे नेगेटिव चार्ज आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बोलो कोई डाउट है क्या। तो सिमिलरली ऐसे ही अगर आप कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ को रख देते हैं तो क्या होता है, कॉपर 2+ आयन सॉल्यूशन से किस पे जाएंगे, रोड पे जाएंगे, सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज और रोड पे कॉपर 2+ आयन के कारण पॉजिटिव चार्ज।
तो यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो कॉपर रिड्यूस होने लग जाता है, यानी रिडक्शन हो जाएगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बोलो कोई डाउट है क्या? अब अगर आप इनको स्टैंडर्ड कंडीशन में रखेंगे, यानी टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 बार और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर रख दो, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड कंडीशन। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट डेनियल सेल, इसमें क्या होता है, जिंक का हम एनोड बनाते हैं, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे और उसमें जिंक रोड को डीप कर देंगे, तो वही आपको पता है जिंक ऑक्सीडाइज होगा, मेटल रोड पे इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे कॉपर रोड लेंगे, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डीप कर देंगे, कॉपर 2+ आयन कॉपर रोड पे जाएंगे, तो रोड पे इस पे पॉजिटिव उस पे नेगेटिव, तो दोनों रोड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो दोनों को जोड़ दो और सर्किट पूरा करने के लिए सोल्ट ब्रिज लगा दो, तो यहाँ पे सर्किट पूरा हुआ। अब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जाएंगे, करंट राइट से लेफ्ट आएगा, दिस इज कॉल्ड सोल्ट ब्रिज। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है हमेशा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, ये पॉइंट ध्यान रखना। साइन मत याद करो, साइन में कंफ्यूजन होगा फिर, क्योंकि यहाँ पे डेनियल सेल में, गैल्वेनिक सेल में तो यहाँ पे एनोड पे नेगेटिव है, कैथोड पे पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में साइन उल्टे हो जाते हैं, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखो, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक रोड का वेट घटेगा और जिंक 2+ आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ेगी, लेकिन सल्फेट आयन की सेम रहेगी। और यहाँ पे कैथोड पे रिडक्शन होगा तो वेट ऑफ जिंक रोड बढ़ेगा, कैथोड जाकर के डिपॉजिट होगा, कॉपर 2+ आयन में सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन घटेगी और सल्फेट आयन की सेम रहेगी। बोलो कोई डाउट है क्या? समझ आया इतना? फिर इसके बाद ये एनोड की हाफ सेल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हुआ जिंक का, जिंक 2+ में, कॉपर 2+ रिड्यूस हुआ कैथोड पे कॉपर में, दोनों को ऐड कर दो, ओवरऑल सेल रिएक्शन आ गई। फिर सेल रिप्रेजेंटेशन, लेफ्ट में एनोड लिखा जाता है, जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक सल्फेट, ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट में कैथोड लिखा जाता है, कॉपर सल्फेट से कॉपर, और बीच में 2 डंडे सोल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब सोल्ट ब्रिज क्यों लगाया जाता है? सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। सोल्ट ब्रिज बनाया कैसे जाता है? अगार जेल या जिलेटिन हम लेंगे और उसको इनर्ट सॉल्वेंट लाइक KCl, KNO3, NH4, NO3 के हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में एक पेस्ट बना लेते हैं, उस पेस्ट को एक यू शेप ग्लास ट्यूब में भरते हैं और उस यू ट्यूब को उल्टा करके दोनों कंटेनर में रख देते हैं, तो ये हो गया सोल्ट ब्रिज। ध्यान रखना, यहाँ पे जो आप सॉल्वेंट लेंगे उसके कैटायंस और एनायन की आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, नहीं तो एक जाकर के जल्दी न्यूट्रलाइज कर देगा, एक कम न्यूट्रलाइज कर पाएगा, तो सही से न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करना होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसका फंक्शन में? एक तो इट कंप्लीट द सर्किट, दूसरा अब यहाँ पे आपने पेस्ट बना के रखा है, इसलिए सल्फेट आयन इधर से इधर नहीं जाएंगे, जिंक 2+ आयन इधर नहीं जाएंगे, तो इधर उधर ये मूव नहीं करेंगे, तो ये क्या करता है? अवॉइड मैकेनिकल मिक्सिंग। तीसरा पॉइंट, इट अवॉइड लिक्विड लिक्विड पोटेंशियल। कैसे? इधर जिंक 2+ आयन ज्यादा है सॉल्यूशन में, पॉजिटिव चार्ज है, इधर सल्फेट आयन ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज है, तो KCl रखा मान लीजिए आपने, तो Cl- आयन इस एंड पे आएंगे, K+ आयन इस एंड पे आएंगे, तो कैटायन एनायन को न्यूट्रलाइज करेगा, एनायन कैटायन के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है। और ये आपको इनर्ट सॉल्वेंट, यानी ऐसा सॉल्वेंट लेना जिसकी आयनिक मोबिलिटी सेम हो। क्यों लेना है? क्योंकि जब ये Cl- भाग करके इधर न्यूट्रलाइज करेगा, सेम स्पीड से पोटेशियम आयन को करना है, नहीं तो अगर कम ज्यादा हो गया, मान लीजिए इसने न्यूट्रलाइज कर दिया 0 और यहाँ पे चार्ज रह गया -4, फिर वापस लिक्विड लिक्विड पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। हम लिक्विड लिक्विड पोटेंशियल खत्म करना चाहते हैं, ताकि क्या हो, बस हमारे पास एक ही इलेक्ट्रोड, एक ही पोटेंशियल डिफरेंस बने, किसका? एनोड रोड का और कैथोड रोड का। समझे कि नहीं समझे? नहीं तो दो बैटरी हो जाएगी ना। कोई डाउट है क्या? समझ आ? नेक्स्ट और कोई पॉइंट? ये सारे पॉइंट सोल्ट ब्रिज के यहां लिखे हैं। ठीक, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, वो पता आपको सॉल्यूशन में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ई नोट सेल क्या होता है? ई नोट कैथोड माइनस एनोड, या कैथोड हमेशा राइट में रखा जाएगा, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। IUPAC के अकॉर्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, यानी इन फॉर्मूला में जो हम वैल्यू पुट करते हैं वो किसकी रखी जाती है? रिडक्शन पोटेंशियल की। बस NCERT ने इतना बताया है। मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, 2 पॉइंट ध्यान रखना, कभी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहला पॉइंट क्या है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन होता है उसका क्या बनता है? कैथोड बनेगा। ठीक, तो आपको पता चल जाएगा वो वैल्यूज देख के, तो जिसका कैथोड बनेगा फिर आप क्या कर दोगे? क्वेश्चन को हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में ही सोल्व करना है। दूसरा पॉइंट ये था, तो फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देना, E कैथोड माइनस E एनोड करके, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, उसका कैथोड बनेगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऑलवेज सोल्व क्वेश्चन इन रिडक्शन पोटेंशियल। अगर रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया, ऑक्सीडेशन लिखा है, तो ई रिडक्शन क्या होता है? इक्वल टू माइनस ऑफ ई ऑक्सीडेशन, कर दोगे। नेक्स्ट,
ये देखो ये ई नोट दे रखा जिंक का और कॉपर का, दोनों के पहले चेक करो। सबसे पहला पॉइंट क्या रिडक्शन पोटेंशियल है, बिल्कुल रिडक्शन पोटेंशियल है। किसका ज्यादा है, कॉपर का, तो कॉपर का क्या बनेगा, कैथोड, तो कैथोड माइनस एनोड कर दो, ई नोट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, क्या दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं, नहीं, किसका, इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका क्या है ऑक्सीडेशन, तो इसका रिडक्शन लिखो माइनस करके, तो 0.80 हो जाएगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल एजी का, तो रिडक्शन पोटेंशियल लिख जाए। ये देखो ये ऑक्सीडेशन है, एजी प्लस कन्वर्टिंग इनटू एजी इनटू कन्वर्टिंग इनटू एजी प्लस, ये होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा, एजी का, तो इसका कैथोड उसका एनोड, कैथोड माइनस एनोड कर दो, ई नोट सेल आ जाएगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन Fe2 प्लस में गया, कैथोड पे रिडक्शन Ag प्लस Ag में गया, एक इलेक्ट्रॉन लेके, उसने 2 दिए इसने 1 लिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दो कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसने 2 लिए, रिएक्शन जोड़ दो क्या आ जाएगा, सेल रिएक्शन आ जाएगी। फिर नीचे लेफ्ट में एनोड लिखो ऑक्सीडाइज होता हुआ, राइट में कैथोड लिखो, बीच में सोल्ट ब्रिज। ठीक, नेक्स्ट ऐसे ही एक क्वेश्चन है, इसमें मैंने दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा, तो पहले दोनों का रिडक्शन लिख लेना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका कैथोड, तो कैथोड माइनस एनोड ई नोट सेल आ जाएगा। और इस फॉर्मूले में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल रखना है, तो ये रिएक्शन अपने आप लिख लोगे। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया आपको, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया आयरन का, तो पहले इसका रिडक्शन लिखो माइनस करके, लिख दिया, ये ऑलरेडी रिडक्शन दिया, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा, उसका -0.44, इसका -0.74, उसका ज्यादा है तो उसका कैथोड बनेगा, कैथोड माइनस एनोड कर लेंगे। ये दो एक पॉइंट लिखवा था, ये आगे भी रिपीट होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 3 चीजों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद हमने पढ़ा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो हम वैल्यूज लिख रहे हैं ये हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से लिख रहे हैं, जो आईयूपीएसी ने प्रोवाइड किए। कैसे आईयूपीएसी ने क्या किया, सभी एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किए, कैसे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस लेते हुए। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही हम क्या कहते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। और आईयूपीएसी ने इसका क्या माना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 कंसीडर किया है। बनाते कैसे हैं, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लेंगे और उस 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, एक कॉपर एक प्लेटिनम की वायर से प्लेटिनम का टुकड़ा लटका देंगे एक ग्लास ट्यूब के थ्रू, और उस पे ना हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब कराते हैं 1 बार प्रेशर पे 298 केल्विन टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अब मेटल की, हाइड्रोजन अब मेटल सरफेस पे एडजॉर्ब होगी, सॉलिड हो गई। तो यहाँ पे प्लेटिनम जो है वो इनर्ट मेटल है, वो तो रिएक्ट करेगा नहीं, ना इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा, लेकिन अपने सरफेस पे वो H2 की रिएक्शन करवा सकता है, वो H2 का ऑक्सीडेशन भी करा सकता है और H+ का रिडक्शन भी करा सकता है। बोलो कोई डाउट है क्या? तो प्लेटिनम क्यों लिया, समझ आया? निकिल आयरन क्यों लिया, क्योंकि वो इनर्ट है, वो खुद रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो ये रिएक्शन बनेगी, और कैथोड पे रिडक्शन होगा तो H+ H2 में जाएगा। ठीक, प्लेटिनम के सरफेस पे, तो दोनों में रिडक्शन, ये पोटेंशियल ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का 0 ही है। ठीक, और ये एनोड का रिप्रेजेंटेशन है Pt, H2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू H+ ऑक्सीडेशन। ये कैथोड पे का रिप्रेजेंटेशन है H+ कन्वर्टिंग इनटू H2, H+ इज कन्वर्टिंग इनटू H2 ऑन सरफेस ऑफ प्लेटिनम। समझ आ? असर्शन रीजन था इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हाइड्रोजन का 0 माना गया है, असर्शन सही है। वो बोल रहा है SRP ऑफ हाइड्रोजन इज कैलकुलेटेड एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ये तो सभी को पता है, कैलकुलेट तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे किया जाता है, लेकिन हमने माना क्या है 0, वो हमने माना है, वो स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए 0 नहीं है, वो कंसीडर्ड है। तो असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन क्या बोलेंगे, नॉट एक्सप्लेन। और यहाँ पे ना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की बजाय ये लिख लो बस SRP, ये लिख लो SRP ऑफ एन इलेक्ट्रोड, ये ज्यादा अच्छा है, SRP ऑफ एन इलेक्ट्रोड, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोड का इस पे, अच्छा 1 मोलर HCl की बजाय 1 मोलर कंसंट्रेशन लिख लेना है ना। अब ठीक है, ये अब थोड़ा ठीक हो गया ना, नहीं तो सीधा लग रहा है कि हाइड्रोजन का है, अब डाउट क्रिएट करेगा ये। देखो किसी का भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप स्टैंडर्ड कंडीशन और 1 मोलर कंसंट्रेशन पे ही कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये रीजन नहीं है कि हाइड्रोजन का 0 हो गया, हाइड्रोजन का 0 हमने माना है, नहीं समझे? कर लोगे? नेक्स्ट, ये देखो फिर हमने क्या किया, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड बना उसके रेफरेंस में कॉपर का बनाया, जिंक का बनाया, सबके बना के देखे। सब हाइड्रोजन को हमने एनोड रखा हर बार और इसको कैथोड रखा दूसरे एलिमेंट्स को, तो फिर क्या आएगा, ई नोड सेल, ई नोड कैथोड माइनस एनोड। अब एनोड तो हाइड्रोजन का तो हमेशा 0 है, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी वो ई नोड सेल इक्वल टू ई नोड कैथोड ही तो है, तो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है। बोलो कोई डाउट है क्या? अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, अब इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, ये जो ऊपर सेल बना हुआ है इस सेल को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। एनोड पे क्या हुआ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, तो इसको ऐसे लिखा था Pt सॉलिड H2 गैस कन्वर्टिंग इनटू
H प्लस एक्वस, और यहां पे क्या लिखोगे, कॉपर, ये फिर सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 प्लस कन्वर्टिंग इनटू कॉपर सॉलिड, ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कुछ भी नहीं, देखो H2 को H प्लस में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन Pt सॉलिड लिख दिया, यानी Pt के सरफेस पे हो रहा है, ये समझा रहा है बस। ठीक, नेक्स्ट, तो सबके ऐसे चेक किए गए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कॉपर का, जिंक का, आयरन का, सबका, उनको एक सीरीज में अरेंज कर दिया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कल पढ़ेंगे। एलिमेंट विद पॉजिटिव एसआरपी क्या है, यानी उनकी रिड्यूस फॉर्म हाइड्रोजन से ज्यादा स्टेबल है, और विद नेगेटिव एसआरपी क्या है, उनकी रिड्यूस फॉर्म हाइड्रोजन से कम स्टेबल है। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, अब जिंक का नेगेटिव, H2 का 0, कॉपर का पॉजिटिव, तो कॉपर ज्यादा स्टेबल, उससे कम हाइड्रोजन, उससे कम जिंक, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, यानी वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो तीनों में सबसे ज्यादा कॉपर की होगी ऑक्सीडाइजिंग पावर, उससे कम H2 से कम जिंक। अब देखो, जिंक का नेगेटिव होता है, जिंक का नेगेटिव होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है कि जिंक को H प्लस आयन इजिली ऑक्सीडाइज कर देता है, इसीलिए क्या है, जिंक के बर्तन में कभी भी एसिड नहीं रखते, क्योंकि एसिड का H प्लस जिंक को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, और खुद H2 में उड़ जाएगा, एसिड खत्म, आपका बर्तन भी खत्म। तो ये रिएक्शन लिख रखी देखो। कॉपर 2 प्लस का पॉजिटिव होता है, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन आयन की औकात नहीं है कॉपर को ऑक्सीडाइज कर दे, लेकिन कॉपर तो ऑक्सीडाइज कर सकता है H प्लस को, सॉरी H2 को H प्लस में। ठीक, तो यहां पे देखो HCl की हिम्मत नहीं है, HCl कभी भी रिएक्शन नहीं करता कॉपर के साथ, लेकिन HNO3 करता है, HNO3 ऑक्सीडाइज करता है कॉपर को। क्या HNO3 का H प्लस करता है? नहीं, HNO3 का H प्लस नहीं, HNO3 का नाइट्रेट आयन HNO3 को ऑक्सीडाइज करता है कॉपर 2 प्लस में। कैसे? जब भी HNO3 कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा, कॉपर नाइट्रेट में कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पानी बनेगा और साथ में गैस बनती है। अगर डाइल्यूट HNO3 लिया है, NO गैस बनेगी, कंसंट्रेटेड HNO3 लिया है, NO2 गैस बनेगी। समझ आया? फिर इसके बाद नीचे एक्स्ट्रा लिखवा दिया मैंने जिंक का आपको। जिंक अगर HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, वही जिंक नाइट्रेट और पानी बनेगा। डाइल्यूट HNO3 है तो N2O गैस बनेगी और कंसंट्रेटेड है तो NO2 गैस बनेगी। ठीक, कर लेंगे भाई। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो हमें याद नहीं करनी, क्योंकि हम चाहते हैं केमिस्ट्री में हमारा 180 आउट ऑफ 180 स्कोर आए, क्योंकि ऐसी चीजें याद करेंगे तो फिर रटने में रह जाएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाएंगे। किसी को भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आज तक जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं 99.9999% केसेस में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, इवन ऑर्डर की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो वैल्यूज दे देता है। और हर साल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ही क्वेश्चन थोड़ा आएगा, तो इसलिए याद करने की जरूरत नहीं। तो इधर देखो, अब ये इधर ऑक्सीडाइज फॉर्म लिखी है, रिड्यूस फॉर्म लिखी है, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शंस लिखी होती है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एनसीईआरटी में। यहाँ इनके एसआरपी की वैल्यू लिखी है, तो सबसे ऊपर F2 है, कोबाल्ट 3 प्लस MnO4 Cl2, ऐसे आएंगे, O2 कॉपर आ गया, फिर हाइड्रोजन आ गया, इसका 0 होता है, फिर लेड, टिन, Fe, Mg, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, नीचे तक आ गया, लिथियम का सबसे कम होता है। तो डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एसआरपी डिक्रीज होता है और ऊपर जाने पे एसआरपी बढ़ता है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऊपर जाने पे ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है और सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? और डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिड्यूस होने की टेंडेंसी घटती है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी घटेगी तो ऑक्सीडाइज होने की बढ़ेगी, यानी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी, यानी रिड्यूसिंग करैक्टर बढ़ेगा। तो सबसे नीचे वाला सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? लिथियम। कर लेंगे नेक्स्ट। बस यही लेक्चर था, इतना ही इसमें सही देखा जाए तो। नेक्स्ट आ जाओ। आईयूपीएससी क्या कहता है? एसआरपी को ही हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, यानी उसका कैथोड बनेगा और बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो लोअर एलिमेंट होते हैं उनका एनोड बनता है, अपर का कैथोड बनता है। लोअर और अपर का मतलब पता क्या है? जैसे ए और बी दे दिए, अगर ए ऊपर है तो ए का कैथोड और बी का एनोड। ये मत सोचना जो H प्लस से नीचे है नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले, नहीं नहीं, दोनों नेगेटिव वाले भी लिए जा सकते हैं। मेरी मर्जी भाई, मेरी मर्जी। मैं एल्यूमिनियम का और टिन का एनोड कैथोड बनाऊंगा, दोनों ही नेगेटिव होते हैं, या मैं निकिल का और आयरन का बनाऊंगा, दोनों ही नेगेटिव होते हैं। नहीं समझे? वो मेरी मर्जी है। ठीक, बस आप ये ध्यान रखो जो नीचे वाला जिसका कम है वो एनोड, ज्यादा वाला कैथोड। F2 का सबसे ज्यादा होता है इसलिए वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसकी रिड्यूस फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। लिथियम का सबसे कम है इसलिए वो सबसे बढ़िया
रिड्यूसिंग एजेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नेगेटिव रिड्यूसिंग एसआरपी वाले क्या होंगे, वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को H+ से H2 में रिड्यूस कर देंगे, और इसलिए उनकी रिड्यूस फॉर्म क्या हाइड्रोजन से कम स्टेबल होती है। और जिनका एसआरपी पॉजिटिव होता है, जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करते हैं, इसलिए उनकी रिड्यूस फॉर्म हाइड्रोजन कैसे ज्यादा स्टेबल होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को किसके लिए यूज करते हैं, क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, केएसपी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज एंड पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन ये एमएससी में आती है ना, 12वीं क्लास में नहीं आती। डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, अरे भाई अगर एसिड से डिस्प्लेसमेंट करना है, H+ है जिसका एसआरपी नेगेटिव है ना, उसके साथ रिएक्शन करा दो, जो हाइड्रोजन से नीचे है, सारे क्या करेंगे, एसिड से H2 गैस डिस्प्लेस कर देंगे। वाटर से डिस्प्लेस करना है, मैग्नीशियम से नीचे वाले इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कोल्ड वाटर से भी H2 गैस डिस्प्लेस कर देंगे। मैग्नीशियम और क्रोमियम के बीच वाले जो होते हैं वो थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, वो वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। और आयरन इनसे भी कम रिएक्टिव होता है, वो हॉट वाटर यानी स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, H2 को डिस्प्लेस करेगा। ठीक, डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मेटल्स के इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंडेंसी बढ़ती है, इसलिए रिएक्टिविटी बढ़ेगी, तो सबसे नीचे मेटल जो आएगी वो मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगी। ठीक, ऐसा। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है भाई, ऑक्सीडाइजिंग पावर डाउन द ग्रुप घटती है, यानी सबसे ज्यादा F2 की और सबसे कम I2 की। और हैलाइड आयन की रिड्यूसिंग पावर की बात करें, F- की सबसे कम, I- की सबसे ज्यादा, यानी डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है। तो F2 क्या है, सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है, Cl-, Br-, I-। Cl2 उसे नीचे वाले ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करेगा, और Br2 बेचारा I- को, I2 की औकात नहीं किसी भी हैलोजन को ऑक्सीडाइज कर दे। ठीक, नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, Cl2 Br- को ऑक्सीडाइज करेगा, F2 Cl- को करेगा, Br2 I- को करेगा, सही है। क्या I2 कर सकता है क्या किसी को भी, तो I2 Br- को नहीं कर पाएगा। ये वाला पॉइंट छोड़ दो, एक्स्ट्रा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस किए थे, इनमें से कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, कॉपर ने जिंक को ऑक्सीडाइज किया, सही है, ऊपर आता कॉपर, जो ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेड टीन को कर रहा है आराम से, जिंक एल्यूमिनियम को कर रहा है, कॉपर एजी को नहीं कर सकता है क्योंकि एजी ऊपर आता है। अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, सबसे पहले देखो यहां पे क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू चेक करो विद साइन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। बस एक ही फंडा जिंदगी का, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा वो सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चेक करो सबसे ज्यादा किसका, सी का, ये सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा चारों में, उससे कम बी का, उससे कम ए का, और डी सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। इस बार क्या दे रखा है, ये देखो, ये कैसी वैल्यू दी है, एसओपी दी है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो पहले इन वैल्यूज को नेगेटिव करके एसआरपी में लिखो। एसआरपी जैसे ही लिखा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी वो सबसे घटिया ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा वो सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट, एस सबसे वीक रिड्यूसिंग हो जाएगा। फिर इससे ज्यादा जिसका होगा वो थोड़ा सा ठीक रिड्यूसिंग एजेंट, फिर आ गया आर, उससे ज्यादा क्यू, सॉरी उससे ज्यादा पी, और सबसे ज्यादा क्यू की रिड्यूसिंग पावर, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम, उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा। कर लोगे? ऐसे ही चार ऑप्शन ये दे रखे हैं, ये Ag प्लस का, कोबाल्ट का, ये फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया, पहले इसको रिडक्शन पोटेंशियल लिखो, इसको भी रिडक्शन लिखो। अब पूछा क्या, रिड्यूसिंग पावर, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम, तो कोबाल्ट की सबसे कम कोबाल्ट 2 प्लस की, उससे ज्यादा Ag की, उससे ज्यादा निकिल की, और सबसे ज्यादा आयरन की। कर लोगे ऐसे? वेरी गुड। ये वाले दो क्वेश्चन, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसओपी, ये B2 लिखा है, ये 2A माइनस है, तो B2 ने ऑक्सीडाइज कर दिया A माइनस को, यानी B2 का एसआरपी ज्यादा है किससे, A से, तो B का A से ज्यादा हो गया। फिर B C को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाया, यानी C का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है B से, तो B से आगे C आ गया, और A ने D को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो A का रिडक्शन पोटेंशियल D से ज्यादा है, तो ये एसआरपी का ऑर्डर आ गया। उल्टा कर दो, एसओपी का आएगा जो पूछा गया है। हमेशा क्वेश्चन एसआरपी में करेंगे, इनमें इसमें तो एसआरपी का ही ऑर्डर पूछा है। H प्लस ने A को ऑक्सीडाइज किया, यानी H प्लस का ज्यादा होगा A से, फिर A ने C को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो C का ज्यादा हो जाएगा, सॉरी A का ज्यादा हो जाएगा C से,
तो H प्लस से कम था A और A से कम हो गया C। फिर नेक्स्ट देखो, अब C की औकात नहीं है, सॉरी E की औकात नहीं, वो C को ऑक्सीडाइज कर दे, यानी E तो C से भी पीछे चला गया। अरे E ऑक्सीडाइज नहीं कर पाया C को, क्यों? क्योंकि C का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहा होगा। फिर इसमें देखो H प्लस ने ऑक्सीडाइज कर दिया D को, किया क्या? नहीं कर पाया। और H प्लस ऑक्सीडाइज नहीं कर पाया, इसका मतलब H प्लस ज्यादा D का है, और यहां पे D को ऑक्सीडाइज कर दिया B ने, यानी B का ज्यादा है। यही ऑर्डर आ रहा क्या? कर लोगे? नेक्स्ट असर्शन रीजन, कॉपर सल्फेट इज नॉट केप्ट इन जिंक पोट, एसआरपी ऑफ कॉपर इज मोर देन जिंक। बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉपर सल्फेट को जिंक में रख देंगे तो जिंक और कॉपर सल्फेट रिएक्शन कर जाएंगे, जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा Zn2 प्लस में, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर रिड्यूस हो जाएगा कॉपर में। और क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिंक कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से ज्यादा होता है। असर्शन सही, रीजन सही, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नरस्ट इक्वेशन, नरस्ट इक्वेशन हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सीरीज पढ़ी थी उसमें जो ई नोट सेल लिखा था वो हमने स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखा 298 केल्विन 1 बार एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन ना दी हो तब आप इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? नरस्ट इक्वेशन से लिखा जाता है। कैसे? कोई भी अगर आपको दिया है, कोई भी अगर आपको, जैसे इसमें ये दे दिया Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन लेके M में जा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा हम लिखते हैं, तो उसके लिए क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF ln M सॉलिड तो 1 हो जाएगा, क्योंकि लिखते नहीं उसको, तो 1 बाई Mn प्लस की कंसेंट्रेशन। ठीक, तो यहां पे अब आप देखो R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेंपरेचर, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, F फैराडे कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपको पता 9647487 कूलम पर मोल होती है। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या आ जाएगा? इक्वल टू SRP माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू log 1 अपॉन Mn प्लस की कंसेंट्रेशन। ये फॉर्मूला याद रखना है। और अगर 298 केल्विन वैल्यू रख दी आपने, तो यहाँ पे R टेम्परेचर 298 केल्विन, R की वैल्यू रखो, F की वैल्यू रखो, तो E आ जाएगा इक्वल टू E नोट माइनस 0.059 अपॉन N log 1 अपॉन Mn प्लस की कंसेंट्रेशन। बस ये याद रखना है, कर लोगे। अब नेक्स्ट देखो, ये आपका डेनियल सेल है। डेनियल सेल जिंक एनोड बनाएगा, कॉपर कैथोड बनाएगा। भले ही एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन जब आप ई सेल लिखते हो, ई कैथोड माइनस एनोड लिखते हैं, तो वहां पे वो रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखा जाता है। ये मत सोचना घर जाके सर हो तो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल क्यों लिखा? क्योंकि फॉर्मूले में हम रिडक्शन पोटेंशियल ही रखते हैं। तो ये ई जिंक का आ जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल उस फॉर्मूले से, यहाँ पे कॉपर का आ जाएगा। तो कॉपर का कैथोड है, कैथोड माइनस एनोड करोगे तो रिजल्ट आते आते ये आ गया ई नोट कॉपर का माइनस जिंक का ई नोट सेल आ गया। तो ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है, log जिंक 2 प्लस की कंसेंट्रेशन अपॉन कॉपर की, यानी एनोड की कंसेंट्रेशन अपॉन कैथोड की। और ध्यान से देखो, अगर ये रिएक्शन आप लिख रहे हो, इस रिएक्शन का क्या है? रिएक्शन कोशेंट क्यू ही तो है log की टर्म में। बोलो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, फिर इस सेल के लिए लिख दिया, सेल की रिएक्शन लिखी, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन 2F log निकिल 2 प्लस की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाई Ag प्लस की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। जैसे आप क्यू लिखते थे ना पहले रिएक्शन कोशेंट, वैसा। फिर जनरलाइज करके लिख दिया, ये रिएक्शन दे रखी है AA प्लस BB इज कन्वर्टिंग टू CC प्लस DD, तो इसका ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log C की पावर C इंटू D की पावर D अपॉन A की पावर A इंटू B की पावर B। और अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है तो इस पूरी टर्म को लिख दोगे 0.059 अपॉन N, हो जाएगा ऐसे। पहली एप्लीकेशन टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जनरल सीधे आपने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना कॉपर का, कॉपर रोड को अगर 0.1 मोलर सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया जाए, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 अपॉन एन कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कॉपर 2 प्लस कॉपर जाने के लिए, log 1 अपॉन कॉपर की कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर दिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें मैंने आपको ये सिखाया है, मैंने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन दे रखा 0.1 मोलर और ये बोल दिया वो 80% डिसोसिएट हुआ, तो जिंक 2 प्लस की कंसेंट्रेशन जो बनेगी वो 0.1 का 80%, तो 0.1 का 80% कितना होगा? 0.1 इंटू 0.8, ठीक, तो 0.008, क्योंकि जिंक सल्फेट टूटेगा ना ऐसे, C से C अल्फा गया, इसका C अल्फा बनेगा, तो C अल्फा कितना? इनिशियल कंसेंट्रेशन इंटू अल्फा, बस। बाकी वही फॉर्मूला है, यहाँ पे ये C अल्फा वाली वैल्यू पुट कर ली, और कोई चेंज नहीं, इससे यही सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट चेंज इन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड अप टू 10 टाइम। वो बोल रहा है अगर किसी सॉल्यूशन, जिंक के सॉल्यूशन को 10 टाइम डाइल्यूट किया जाए, उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा? आप पहले इनिशियल कंसेंट्रेशन 1 मोलर मान लो
और 1 मोलर के अकॉर्डिंग आप 298 डिग्री सेल्सियस पे ये आप पहले रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर दो। तो इस फॉर्मूले से आप रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर दोगे। ये रिडक्शन पोटेंशियल आ गया किसके इक्वल, अगर 1 मोलर कंसंट्रेशन तो log 1/1 0 हो जाएगा, फिर क्या बच गया इक्वल टू E नॉट बच गया। अब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दो, उल्टा इसका क्या कर दो नेगेटिव, तो ये माइनस ऑफ E नॉट आ गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक एट कंसंट्रेशन 1 मोलर आ गया। नेक्स्ट फिर उसको 10 टाइम डाइल्यूट किया गया, तो नई कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 1/10 यानी 0.1 मोलर। फिर फॉर्मूला दोबारा लगाओ रिडक्शन पोटेंशियल का सेकंड कंडीशन में, E नॉट माइनस 0.059/2 log 1/0.01, तो log 10 1 हो जाएगा, तो E नॉट माइनस 0.09295 हो गया। और फिर ये रिडक्शन पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन, इसका नेगेटिव कर दो, माइनस ऑफ E नॉट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया। सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो तो वो चेंज आ जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, कर दोगे। नेक्स्ट टू कैलकुलेट ई सेल, वो आपने पीछे फॉर्मूला दिखाई था, मैंने दोबारा रफली इसको एक बार लिख के दिखा दिया, और कुछ नहीं पीछे दिखा था ना ये फॉर्मूला हमने, E इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log, ये QC है जो रिएक्शन क्वोशिएंट लिखते आए हो। ये क्वेश्चन दे रखा है NCERT का है, निकिल ये रिएक्शन कर रहा है Ag प्लस के साथ, निकिल में 2 प्लस में जा रहा है Ag बन रहा है, गिवन E नॉट सेल दे दिया, तो E नॉट सेल की वैल्यू ये 298 केल्विन पे है, तो माइनस 0.059 अपॉन 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, लोग निकिल 2 प्लस अपॉन Ag प्लस की कंसंट्रेशन की पावर 2 कर दोगे, बाकी सॉल्व करना है। इसके बाद स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया जिंक और कॉपर का, और कैलकुलेट EMF ऑफ सेल एट 298 केल्विन। इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको क्या सिखा, पहले तो दोनों का क्या दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल लिखो दोनों का, रिडक्शन पोटेंशियल लिखने के बाद E नॉट सेल फाइंड आउट करो। E नॉट सेल कैसे करोगे, अकॉर्डिंग टू सेल रिप्रेजेंटेशन। एनोड इस बार उसने कॉपर का बनाया है और जिंक का कैथोड बनाया है, तो कैथोड माइनस एनोड ही करना आपको, अपना दिमाग लगाना कि हम तो कॉपर का सीख के आए थे, तो जिंक का माइनस कॉपर का, तो माइनस 1.10 वोल्ट आया, बस ये मिस्टेक कर सकते थे, बाकी इसमें और कोई चांस नहीं है। फिर यहाँ पे E नोट रखा माइनस 0.059/2 log कॉपर है इस बार एनोड, कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन जिंक की कंसंट्रेशन, वो वैल्यूज रखी है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन इसमें कुछ भी नहीं है यार, इससे ना आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए बस। इसमें मैंने आपको ये ध्यान देना सिखा कि SRP लिखा है, ये मैंने SOP लिख दिया, पहले SRP लिखो। फिर कैथोड बना है कोबाल्ट का, एनोड बना है एल्यूमिनियम का, तो कैथोड माइनस एनोड करके E नोट सेल ले आए, E नोट सेल। फिर ये रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए आपको, क्योंकि वो लिखोगे ना कंसंट्रेशन की पावर वगैरह, तो ये रिएक्शन लिखनी आई आपको, बैलेंस करनी आई, एल्यूमिनियम प्लस कोबाल्ट 2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस कोबाल्ट, यहाँ +2 चार्ज इधर +3 चार्ज, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई करो +6, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो +6। अब इसमें 2 एल्यूमिनियम इधर है क्योंकि 2 उधर है, तो इधर 3 कोबाल्ट है, उधर भी 3 कोबाल्ट होना चाहिए, ये बैलेंसिंग हो गई। फिर ये 0.059/6 आएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके 3 जो है कोबाल्ट वो 2 +2 से 0 में जा रहे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो log एल्यूमिनियम 3 प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर और कोबाल्ट 2 प्लस की कंसंट्रेशन का क्यूब, कर लोगे सोल्व, वैल्यू पुट करनी है बस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 में जाएगा, ये इसकी ऐसे रिप्रेजेंटेशन लिखी जाती है, तो E लिखेगा हाइड्रोजन के लिए E नॉट माइनस 0.059/2 आया, log प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई H प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया, क्योंकि ये तो 0 है, E हाइड्रोजन इक्वल टू माइनस 0.059/2 log PH2 अपॉन H प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब कोचिंग में ये लिखवाते हैं, मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन अगर 1 रख दी तो यहाँ पे 1 रखो, तो ये 0.059/2 इंटू log PH2 हो जाएगा। क्या मतलब इसका, जब आपको ये फॉर्मूला पता है ये रख देना। फिर कुछ टीचर बोलते हैं मतलब प्रेशर 1 बार दे दिया तो यहाँ पे इसको log H की टर्म में रख दो, फिर इसको PH की टर्म में बना दो, क्यों करना है भाई। अगर PH दिया है, PH इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ log H होता है, तो log H प्लस क्या हो जाएगा माइनस ऑफ PH हो जाएगा, 10 की H प्लस क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस PH हो जाएगा, वो करना आता है अपने को, तो हम क्यों फॉर्मूला रटे, हमें तो ये एक आता है और ये भी हमने पीछे से किया है। ठीक, नेक्स्ट कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच दे रखी है एसिडिक सॉल्यूशन की 3, उसमें HCl में रखा है H2 गैस 10 ATM पे बन रही है, तो सीधा सा ये फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। अब जरूरत पड़ेगी ना फॉर्मूले की, पूरे फॉर्मूले की, आप एक चीज याद कर रहे थे, इसमें कर सकते हो आप सीधा, लेकिन इसमें भी क्यों करना, जब आपको ये क्वेश्चन दे रखा है भाई pH 10 दे दी और उसका प्रेशर 1 ATM दे दिया, हमें तो ये फॉर्मूला था ना माइनस 0.059/2 log PH2 अपॉन H प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो pH अगर 10 H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगी, वैल्यूज पुट करो आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई फॉर्मूला नहीं रखना है। ये वाला जो क्वेश्चन है PT सॉलिड, ये Br माइनस से Br2 में जा रहा है, ब्रोमीन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ब्रोमीन का
एनोड, H प्लस से H2 में जा रहा है, ये कैथोड है। तो आप यहाँ पे ये E नोट दे दिया Br2 का, ध्यान दो SRP दिया क्योंकि 0 से -1 में जा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। फाइंड E सेल एट, ठीक, तो ये कैथोड ये एनोड, तो कैथोड माइनस एनोड करोगे, हाइड्रोजन का 0 माइनस इसका रख दिया 1.09, तो -1.09 आ गया आपका E नोट सेल आ गया। फिर ये रिएक्शन लिखोगे 2Br माइनस प्लस 2H प्लस Br2 प्लस H2 बनेगा। तो अब E नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, log Br2 इंटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई Br माइनस का स्क्वायर इंटू H प्लस का स्क्वायर। तो Br2 लिक्विड की तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, लेते नहीं है, प्रेशर हाइड्रोजन का उसने दे दिया ऑलरेडी 1 बार है, तो डिवाइड बाई Br माइनस की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, यहां से आपका E सेल आ जाएगा। सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस थियरी पे मत जाओ आप सीधा फॉर्मूला याद करो कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। E नोट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF लो Kc, और टेम्परेचर 298 केल्विन, E नोट सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन N लो Kc। कर लोगे ऐसे, बस ये करना है। फिर इस पे एक क्वेश्चन है, ये जिंक दे रखा आपको, कॉपर दे रखा है, यहाँ पे आपको वो दे दिया, आपका कौन सा सेल आता है, डेनियल सेल, इसका E नोट सेल आपका 1.10 आया, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी तो ये आ गया log Kc इज इक्वल टू 37 आ गया, एंटी लॉग लोगे तो Kc इज इक्वल 10 की पावर 37। सिमिलरली इस क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे Ag प्लस का SRP, Fe2 प्लस का Fe का SOP दे दिया, पहले उसका SRP बनाओ। तो आपको पता है Ag रिड्यूस हुआ तो कैथोड Ag का है, आयरन ऑक्सीडाइज हुआ तो एनोड आयरन का है, तो कैथोड माइनस एनोड करके E नोट आया। E नोट की वैल्यू 0.059 बाई 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ log Kc, तो log Kc यहाँ पे log Kc 41 आया, यहाँ से सोल्व कर दोगे। सिमिलर एक क्वेश्चन ये आपके एनसीईआरटी का है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इसके लिए उसने E नोट सेल भी दे दिया, तो E नोट सेल कितना है 0.046 इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 log Kc, log Kc सोल्व करने पे इक्वल टू 15.6 आ रहा है, तो Kc इक्वल टू 10 की पावर 15.6, इसको लिखते हैं 10 की पावर 15 इंटू 10 की पावर 0.6, तो ये 10 की पावर 0.6 होता है लगभग 4, तो 4 इंटू 10 की पावर 15 आ जाएगा। एग्जैक्ट एनसीईआरटी ने इसको 3.92 इंटू 10 की पावर 15 लिखा है, कर लोगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एज इट इज आपके एग्जाम में आ सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी, रिलेशनशिप बिटवीन ई सेल एंड डेल्टा जी, ये फॉर्मूला आपने थर्मो में पढ़ा था, डायरेक्ट याद करना है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF ई सेल होता है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, F फैराडेज कांस्टेंट 96487 उसकी वैल्यू होती है, 96,500 रख लेते हैं। ई सेल EMF ऑफ सेल और डेल्टा जी आपको पता चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन ले लेंगे तो यहाँ पे डेल्टा जी नोट हो जाएगा और ई सेल की जगह ई नोट सेल आ जाएगा। डेल्टा जी नोट सेल इक्वल टू डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस NF ई नोट सेल, कर लोगे। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस RT ln Q आपने पढ़ा था, तो यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा जी नोट की वैल्यू पुट कर दो, फिर यहाँ पे पूरी इक्वेशन को माइनस NF से डिवाइड कर दो, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q आ जाएगा। ये इक्वेशन आप पढ़ रहे थे नरेस्ट इक्वेशन में, उसका डेरिवेशन हो गया आपका। और अगर ऐसे लिखोगे ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q बेस 10। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है माइनस NF ई सेल होता है, हमने अभी पढ़ा है। अगर ई सेल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, डेल्टा जी लेस देन 0, तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर ई सेल लेस देन 0 आया, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 यानी सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। ई सेल इक्वल टू 0 आ गया तो डेल्टा जी 0 है यानी इक्विलिब्रियम हो गया, और जब इक्विलिब्रियम हो जाता है तो डेल्टा जी इक्वल टू 0 डेल्टा जी नोट प्लस RT ln K हो जाएगा यहाँ से, तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस RT ln K, यहाँ से फिर आपको पता है NF ई सेल रख दोगे, ई नोट सेल इक्वल टू RT अपॉन NF ln K, ये कल लिख रहे थे फॉर्मूला, फिर एक डेरिवेशन और हो गया। और इसको log बेस 10 में रखो, 2.303 RT log K बेस 10 रखते हो, आगे माइनस आ ही जाएगा, तो यहाँ से ई नोट सेल इक्वल 2.303 RT अपॉन NF log K बेस 10 आ गया। ये फॉर्मूला कल आपने लिखा था। अब इधर देखो, अगर K ग्रेटर देन 1 है तो log K ग्रेटर देन 0, log K ग्रेटर देन 0 तो यहां से ई सेल पॉजिटिव, और ई सेल पॉजिटिव तो यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस NF ई नोट सेल है, तो ई नोट सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गई। भले इक्विलिब्रियम में है लेकिन अभी भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है। और अगर K लेस देन 1 है, log K लेस देन 0, ई नोट सेल लेस देन 0, डेल्टा जी नोट ग्रेटर देन 0, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। और K इक्वल टू 1 आ गया तो log K 0, ई सेल 0, ई नोट सेल 0, डेल्टा जी नोट 0 आ जाएगा। बोलो कोई डाउट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन था, फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयंस विद कॉपर मेटल द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वाज फाउंड टू बी 0.46 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नोट। भाई सीधी सी बात है, ये रिएक्शन होगी, इसमें क्या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो N2 है तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस NF ई नोट सेल, सोल्व कर दो। नेक्स्ट,
एनसीईआरटी एग्जांपल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दे दिया डेल सेल का 1.10 वोल्ट होता है, तो बोल रहा है कि इसका डेल्टा जी नोट कितना आएगा, माइनस NFE सेल, इसमें N2 है, वैल्यूज पुट करो, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है, एग्जांपल एनसीईआरटी का। नेक्स्ट, ई नोट सेल किसी रिएक्शन का अगर नेगेटिव है तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? ई नोट सेल नेगेटिव हो गया तो ई नोट सेल इक्वल टू क्या होगा, 2.303 RT अपॉन NF log K बेस 10, तो इसका मतलब log K बेस 10 भी नेगेटिव हो गया, और वो कब पॉसिबल है, जब K लेस देन 1 होगा, तो K इक्विलिब्रियम लेस देन 1 हो गया। और डेल्टा जी नोट होता है इक्वल टू माइनस NF ई नोट सेल, ई नोट सेल नेगेटिव है तो डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो कौन सा आंसर आ गया, थर्ड, नीट का क्वेश्चन। गिव्स फ्री एनर्जी दे रखी है डिकम्पोजिशन ऑफ Al2O3 के लिए, बोल रहा है कि इसके लिए डेल्टा जी इतना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना चाहिए। डेल्टा जी नोट दे दिया, इस बार डेल्टा जी नोट जी दे रहा आपको, आपसे ई सेल पूछ रहा है, तो भाई आपको फेराडे कांस्टेंट पता है, एन नोट चाहिए। इस रिएक्शन में बस ये इंपॉर्टेंट था, एन कितना आएगा। देखो एल्यूमिनियम +3 से 0 में जा रहा है, लेकिन 1 मोल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहां पे कितना मोल बन रहा है, 4/3, तो 1 मोल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4/3 के लिए 3 × 4/3, तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एन कितना आ गया, 4, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। बस यही ट्विस्ट था इसमें, एन कितना आएगा, ये नीट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ले दिया, कॉपर 2 प्लस कॉपर प्लस में जा रहा है, कॉपर प्लस कॉपर सॉलिड में जा रहा है 0.15 एंड 0.50 रिस्पेक्टिवली। देन वैल्यू ऑफ ई नोट, कॉपर 2 प्लस कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, कितनी आएगी। देखो ई सेल जो है वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो एडिटिव नहीं होती, लेकिन डेल्टा जी एडिटिव है। ये रिएक्शन लिखी, इसके लिए डेल्टा जी लिखा इक्वल टू माइनस NFE सेल। दूसरी रिएक्शन ये लिखी, इसके लिए लिख दिया डेल्टा जी नोट माइनस NFE नोट सेल, तो दोनों के ई नोट की वैल्यू पुट कर दी। एफ मत रखना क्योंकि सोल्व हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर इन दोनों रिएक्शन को यूज करते हुए आप ये इक्वेशन लेके आओ, कॉपर 2 प्लस कन्वर्टिंग इनटू कॉपर। क्या किया जाए, दोनों को अगर ऐड कर दोगे 1 + 2, तो कॉपर प्लस से कॉपर प्लस कैंसिल, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है किसमें, कॉपर सॉलिड में। इस रिएक्शन का ई नोट चाहिए ना आपको, तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन पे ऑपरेशन लगा वही डेल्टा जी पे, डेल्टा जी1 प्लस डेल्टा जी2, तो ये ऐड कर दिया। इस रिएक्शन के लिए n कितना, ये 2 -2 इंटू एफ इंटू ई नोट सेल हमें पता नहीं है, इन दोनों का डेल्टा जी नोट 1 और डेल्टा जी नोट 2 जोड़ दिया, तो यहां से ई नोट सेल आ गया 0.325 वोल्ट, कर लोगे। नेक्स्ट, IIT एडवांस का क्वेश्चन, कॉपर प्लस अनस्टेबल है सॉल्यूशन में, ये साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है, रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन का ई नोट सेल बताना है। अगर ई नोट कॉपर 2 प्लस कॉपर में जा रहा है 0.34 वोल्ट है, ई नोट कॉपर 2 प्लस से कॉपर प्लस में जा रहा है 0.15 वोल्ट है, तो देखो कॉपर 2 प्लस से कॉपर में गया 2 इलेक्ट्रॉन लेके, डेल्टा जी नोट कितना लिखोगे इसका, -2 इंटू एफ इंटू 0.34, कॉपर 2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर प्लस में गया, डेल्टा जी नोट 2 कितना लिखोगे, -1 इंटू एफ इंटू 0.15 वोल्ट। अब बोल रहा है इन दोनों रिएक्शन का यूज करते हुए ये लेके आओ, कैसे, कॉपर 2 प्लस चाहिए, कॉपर प्लस चाहिए, 2 मोल कॉपर प्लस चाहिए लेफ्ट में, तो इस रिएक्शन को सेकंड को उल्टा करो और 2 से मल्टीप्लाई भी करो, तो सेकंड को उल्टा किया 2 से मल्टीप्लाई किया, और कॉपर सॉलिड चाहिए राइट में, फर्स्ट में कॉपर सॉलिड राइट में चाहिए, तो फर्स्ट में कॉपर सॉलिड राइट में, तो 1 को ऐड करो, तो 1 -2 इंटू 2 हो गया, तो ये इक्वेशन आ जाएगी नेट। इसका डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नोट 1 -2 इंटू डेल्टा जी नोट 2, तो यहां पे इस इक्वेशन के लिए n कितना आएगा, कॉपर प्लस ऑक्सीडाइज होकर कॉपर 2 प्लस में जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर प्लस रिड्यूस होकर कॉपर में जा रहा है कैथोड पे, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो नेट इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ, एनोड ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, कैथोड ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, n1 आ गया, तो -1 इंटू एफ इंटू ई नोट सेल आ गया इस रिएक्शन के लिए, इज इक्वल टू कितना, ये ऑपरेशन लगा डेल्टा जी नोट 1 -2 इंटू डेल्टा जी नोट 2, तो यहां से सोल्व कर दिया, ई नोट सेल आ गया 0.38 वोल्ट, कर लोगे। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कौन सी मेटल ली है उस पर डिपेंड करेगा, कौन सा एलिमेंट का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा टेम्परेचर पे, तीसरा कंसंट्रेशन पे। क्यों, क्योंकि हमने ये इक्वेशन पढ़ी ना, ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड इक्वल टू ई नोट -2.303 RT अपॉन NF इंटू log 1 अपॉन Mn प्लस की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन भी आ गई और यहाँ पे RT में टेम्परेचर भी आता है, दोनों पे डिपेंड करेगा, लेकिन कभी भी एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी ई सेल भी, यानी कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन पे किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जैसे मैंने लिख के दिखा, पहले ये रिएक्शन लिखी इसके लिए, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, फिर ये इक्वेशन बनी, नीचे 4n आएगा क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ये 1 अपॉन Mn प्लस क्या, ये कोफिशिएंट 4, ऊपर पावर में 4 आएगा, 4 आ गया, 4 से 4 कैंसिल, ये इक्वेशन आ गई वापिस, यानी ई सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोफिशिएंट।
इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और अगर एक इलेक्ट्रोड का कैथोड का या एनोड का फाइंड आउट करोगे तो ई सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। जब इलेक्ट्रोड का डिपेंड नहीं कर रहा कोफिशिएंट पे तो ई सेल भी डिपेंड नहीं करेगा। नहीं समझे? नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट 2025 में आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। सीधा अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना हो ई नोट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 1 अपॉन Mn प्लस करेंगे तो हम ई ऑफ इलेक्ट्रोड वर्सेस log 1 अपॉन Mn प्लस कर रहे हैं तो ये इक्वेशन बन गई y इक्वल टू c प्लस mx जिसमें m इज नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव आ गया। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रही है, बना लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये है ई Mn प्लस m कन्वर्ट हो रहा है वर्सेस log Mn प्लस का ग्राफ है। तो इसमें क्या होगा, आप यहां पे इसको ऊपर लेके जाओगे, Mn प्लस की कंसंट्रेशन की पावर -1 आगे आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो y इक्वल टू c प्लस mx, अब ये पॉजिटिव है तो स्लोप क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो जब हम e का ग्राफ बनाएंगे वर्सेस log Mn प्लस में तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा विद पॉजिटिव स्लोप। स्लोप होगा 2.303 RT अपॉन NF और ये इंटरसेप्ट है e नोट। कर लोगे? ये क्वेश्चन आ सकता है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। ठीक, एक और है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो नीट 2025 में पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट एन इलेक्ट्रोड इन ए सेल? भाई इट डजंट डिपेंड अपॉन, इट डजंट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है। इनर्ट इलेक्ट्रोड क्यों हो वो? क्योंकि वो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाते हैं कैसे बनाते हैं, HCl लेंगे, उसमें प्लेटिनम मेटल को डुबोएंगे और उसके ऊपर H2 गैस अप्लाई करते हैं, H2 गैस एडजॉर्ब होती है, फिर H2 गैस अपनी रिएक्शन देता है। यही तो करते हैं। ठीक, एनोड हो गया कैथोड, इस पे प्लेटिनम की सरफेस पे रिएक्शन होती है, तो ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, अपने सरफेस पे सिर्फ रिएक्शन करवाता है। रिएक्शन में क्या हो सकता है, अगर आपने एनोड बनाया तो इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है H2 का प्लेटिनम के सरफेस पे, और अगर आपने इसको कैथोड बनाया तो H प्लस का रिडक्शन हो सकता है प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पे। तो इट प्रोवाइड सरफेस एरिया आइदर फॉर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड बनाया तो रिडक्शन होता है। सही बात है। इट प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो वहां पे कंडक्शन तो होगा ही होगा इलेक्ट्रॉन का। चौथा, इट प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। देखो, या तो ऑक्सीडेशन होगा, एनोड बनाया तो उसपे ऑक्सीडेशन, कैथोड बनाया तो उसपे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक सरफेस पे एक साथ नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट, फंक्शनिंग ऑफ डेनियल सेल व्हेन एक्सटर्नल अपोजिंग सेल पोटेंशियल इज अप्लाइड। देखो, ये आपका डेनियल सेल है, अगर इसमें ये आपको पता है ये डेनियल सेल ऐसे काम करता है, एनोड है जिंक का, कैथोड है कॉपर का, तो इसमें लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन जाएगा और राइट टू लेफ्ट करंट जाएगा। अब मैं इसको ना एक एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ रहा हूं, ऐसी बैटरी से जोड़ रहा हूं जो इसके अगेंस्ट करंट सप्लाई करेगी, यानी इसका करंट इधर जा रहा है तो एक्सटर्नल बैटरी लेफ्ट टू राइट कराएगी। लेकिन अभी मैंने स्टार्टिंग वाले केस में जो एक्सटर्नल बैटरी ली है उसका वोल्टेज 1.1 से कम है, मान लीजिए 0.5 है और इसका खुद का कितना है 1.1 है। तो अब मुझे बताओ करंट किधर फ्लो करेगा, इसी डायरेक्शन में इंटरनल सर्किट के अकॉर्डिंग, राइट टू लेफ्ट 0.6 वोल्ट के साथ, यही होगा। तो मैं उसको ऐसे दिखा देता हूं कि करंट अभी भी राइट टू लेफ्ट जा रहा है, ये पॉजिटिव, ऐसे दिखाते हैं ना करंट, ये जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? ये पॉजिटिव का मतलब ये होगा ये भी पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और करंट ऐसे जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव, वो दिखा रही ऊपर वाली बैटरी और कुछ नहीं दिखा रही। अगर इक्वल कर देंगे उसको तो नेट करंट क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पे बैटरी दिखाओ या ना दिखाओ तो यहां पे ई नेट 0 हो जाएगा सब। ठीक, अब इसमें मैंने क्या किया, अब एक्सटर्नल बैटरी जोड़ दी, ऐसी बैटरी जोड़ दी जिसकी वोल्टेज 1.1 वोल्ट से ज्यादा है। तो क्या होगा, 1.1 वोल्ट से ज्यादा है तो अपोजिंग डायरेक्शन की है, तो करंट एक्सटर्नल बैटरी के अकॉर्डिंग फ्लो करेगा, लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगा, और लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगा तो आपको लेफ्ट में प्लस और राइट में माइनस दिखाना पड़ेगा। बैटरी देखो कैसे दिखाई मैंने। ठीक, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो लेफ्ट से राइट करंट जाएगा तो ये कैथोड बनेगा, ये एनोड बनेगा, और ये कैथोड बनेगा तो इस पे क्या होगा, अब देखो इलेक्ट्रॉन आ रहे कॉपर से जिंक की तरफ, करंट जा रहा है जिंक से कॉपर की तरफ, जिंक होगा डिपॉजिट, अब यहां पे जिंक डिपॉजिट होने लगता है और जबकि कॉपर डिजोल्व होने लगता है, यही तो होगा। ये नीचे बातें लिखी हुई है, बोलो कोई डाउट है क्या? ये डेनियल सेल की तुम्हें पता ही होगी। अब ये किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। ये क्या था, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल बोल दो, वोल्टिक सेल बोल दो, कोई डाउट? इलेक्ट्रोलिसिस, ये क्या है, द प्रोसेस इन विच केमिकल डिपोजिशन और लिबरेशन ऑफ ए सब्सटेंस टेक्स प्लेस एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक, ड्यूरिंग व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिपोजिशन और लिबरेशन ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। और जिस डिवाइस में इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। जैसे
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl या फ्यूज NaCl करना है, आपने लिक्विड में मोल्टन फॉर्म में क्या ले लिया, NaCl ले लिया, तो उसमें क्या Na+ और Cl- आयंस है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करो, कैथोड और एनोड बनाओगे, कैथोड होता है नेगेटिव और एनोड होता है इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो क्या होगा, कैथोड पे Na+ रिड्यूस हो जाएगा सोडियम में और Cl- आयन ऑक्सीडाइज हो जाएगा Cl2 गैस पे, किस पे, एनोड पे, तो एनोड पे क्या मिला, Cl2 गैस और कैथोड पे क्या मिला, सोडियम मेटल। कर लेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है, लिसिस मींस ब्रेकिंग और इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी पास करके, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, देखो जब मोल्टन था तब Na+ और Cl- था, अब वाटर भी आ गया और वाटर के H+ और OH- आयन भी आएंगे, तो कंपटीशन होगा कैथोड पे Na+ वाटर और H+ में, और एनोड पे होगा Cl- वाटर और OH- में। अब कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, तो हमने यहां पे देखा Na+ वाटर और H+ का रिडक्शन, इसका Na+ का, ये वाटर का और ये H+ का, सबसे ज्यादा है H+ का, लेकिन H+ अमाउंट में क्या होता है वाटर में, बहुत ही कम, 10⁻⁷ मोलर, तो उसको नेग्लेक्ट कर दो, एक दो बुलबुले अगर बन गए हाइड्रोजन गैस के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो H2 तो हो गया नेग्लेक्ट। अब कंपटीशन बचा किसमें, वाटर में और Na+ में, तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर का, किसका रिडक्शन होगा, वाटर का, तो कैथोड पे जब वाटर रिड्यूस होगा क्या बन जाएगा, H2 गैस, रिएक्शन ये रही, ठीक है। सेकंड, एनोड पे क्या है, Cl- ऑक्सीडाइज हो सकता है वाटर या OH-, तो तीनों का ऑक्सीडेशन, अच्छा एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर का और OH का लिख दिया, तो सबसे ज्यादा OH का आता है, लेकिन OH की कंसंट्रेशन कम होती है, इसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे, तो अब इन दोनों में कंपटीशन हो गया, बिल्कुल इक्वल कंपेरेबल है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों का, दोनों में कंपटीशन होता है, तो काइनेटिकली कौन ज्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, Cl-, तो इसलिए एनोड पे क्या मिलेगा, Cl2 मिलेगा मेजर अमाउंट में, लेकिन स्मॉल अमाउंट में, माइनर अमाउंट में O2 भी मिलता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ O2, लेकिन मेन रिएक्शन क्या लिखेंगे, Cl- इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, तो NaCl का एक्वस अगर सॉल्यूशन लिया है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पे H2, एनोड पे Cl2, स्मॉल अमाउंट में O2। रिएक्शंस ऐसे लिख देना, ये कैथोड की रिएक्शन है, वाटर रिड्यूस हुआ है, एनोड पे Cl- Cl2 में ऑक्सीडाइज हुआ है, और ओवरऑल NaCl का आप एक्वस मीडियम में अगर इलेक्ट्रोलिसिस लिखोगे, Na+ तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे वाटर रिड्यूस होगा H2 में, साथ में OH- आयन बनेगा और Cl2 बनेगा एनोड पे Cl2, कैथोड पे H2 और OH- आयन बनने की वजह से pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, ये नोट में भी लिख रखा है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaOH pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, और ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ H2 एट एनोड स्मॉल अमाउंट ऑफ O2 इज आल्सो ऑब्टेन्ड। ये क्वेश्चन करा था, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, H2 लिबरेटेड एट कैथोड सही है, Cl2 लिबरेटेड एट एनोड सही है, O2 इज लिबरेटेड एट कैथोड ये गलत है, और pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगी सही है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो जब भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्ट से कैथोड और एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसके लिए आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद होने चाहिए, लेकिन जो मेथड मैं आपको सिखा रहा हूं इससे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होगा कैथोड पर रिडक्शन होगा, तो जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी रिड्यूस होने की, उसी का रिडक्शन होगा। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ए मेटल कैटायन है, सेकंड ए है, या एल्यूमिनियम 3+, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के कैटायन रिड्यूस नहीं होते, उनके कंपैरिजन में कौन रिड्यूस हो जाता है, वाटर रिड्यूस हो जाता है, तो क्या मिलेगा कैथोड पे H2, और इनके अलावा डीपली पी ब्लॉक मेटल कैटायन होंगे तो वो खुद रिड्यूस हो जाएंगे, वाटर रिड्यूस नहीं हो पाएगा, क्या मिलेगा, मेटल एटम मिलेगा। वही एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन होगा, Cl-, Br-, I- ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए इनके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी वाटर से ज्यादा होती है, तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, Cl2, Br2, I2 बनाएंगे। और वही सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, क्लोरेट में इनके सेंट्रल एटम ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, तो कौन ऑक्सीडाइज होगा, वाटर ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे, तो क्या मिलेगा, O2 मिलेगा। अब आप क्वेश्चन बताएंगे 3-3 सेकंड में, अगर मैं आपको बोलता हूं एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करने से कैथोड और एनोड पे बताओ क्या मिलेगा, पहले कैथोड में फिर एनोड में, कैथोड में H2, एनोड में एक्वस कॉपर सल्फेट से कॉपर एंड O2, एक्वस AgCl से Ag एंड Cl2, एक्वस Na2SO4 से निकल एंड O2, एक्वस कॉपर सल्फेट से कॉपर CuCl2 से कॉपर एंड Cl2, एक्वस कैल्शियम सल्फेट से कैल्शियम एंड O2, एक्वस सोडियम फॉस्फेट से H2 एंड O2, एक्वस Na2SO4 से H2 एंड O2। कर लोगे ऐसे, तो ये आप कितने भी कर सकते हो, समझ आएगा नहीं?
नेक्स्ट एनसीईआरटी ने लिखा है सोडियम और मैग्नीशियम हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किसका, मोल्टन NaCl का और मोल्टन MgCl2 का। तो कैथोड पे क्या मिल जाएगा, ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl एंड मोल्टन MgCl2 रिस्पेक्टिवली एट कैथोड। कैथोड छोड़ दूं क्या, अंडरस्टूड है, वो कैथोड पे मिलेगा, कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम ऑब्टेन होता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिना, किसकी प्रेजेंस में, फ्लोरोस्पार एंड क्रायोलाइट। फ्लोरोस्पार और क्रायोलाइट क्या करते हैं, एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट घटाते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, H+ और सल्फेट आयन, इससे क्या मिलता है, इसमें एक्वस में वाटर भी रहेगा। देखो एक्वस डाइल्यूट H2SO4 का मतलब ये है कि 2 4 5 10 ml वाटर, 2 4 5 10 ml H2SO4 इन 1 लीटर वाटर नेग्लिजिबल है, उसको हटाओ तो वाटर ही रिड्यूस होगा कैथोड पे और वाटर ही ऑक्सीडाइज होगा। तो डाइल्यूट H2SO4 में क्या प्रोडक्ट बने, कैथोड पे H2, एनोड पे O2 ड्यू टू रिडक्शन ऑफ H2 एट कैथोड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ H2 एट एनोड। लेकिन कंसंट्रेटेड H2SO4 में क्या है भाई, वहां तो पानी ना के बराबर होता है, और पानी ना के बराबर होता है तो कैथोड पे H+ रिड्यूस होगा H2 में, और एनोड पे सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज होगा H2O8 माइनस में। कर दोगे, ये याद करना है। अच्छा इनके प्रोडक्ट ध्यान रखना सीधे, है ना। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। मेटल के प्यूरिफिकेशन में कैसे, इम्प्योर मेटल का क्या बनाएंगे, एनोड, और प्योर मेटल का कैथोड बनाएंगे। जैसे प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर में इम्प्योर कॉपर है एनोड और कैथोड है प्योर कॉपर का, तो यहां से ऑक्सीडाइज होकर Cu2+ आयन में जाएगा और Cu2+ आयन रिड्यूस होकर कैथोड पे प्योर कॉपर में जाएंगे। समझ आया कि नहीं, बस ये ध्यान रखना, एनोड किसका, इम्प्योर मेटल का, और कैथोड किसका, प्योर का। तो यहाँ पे नीचे ना जब कॉपर का प्यूरिफिकेशन करते हैं क्या बन जाता नीचे, ये अदर मेटल इकट्ठी हो जाती है जैसे सिल्वर या गोल्ड वगैरह, ये एनोड मड बनता है। एनोड का कीचड़, महंगा कीचड़ जिसमें सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, अदर प्रेशियस मेटल्स होती हैं, देखा। नेक्स्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग, केमिस्ट्री का तो कीचड़ भी काम का है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, जिस मेटल पे आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसका कैथोड बनाएंगे, उसका क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे, और जिसका आपको जिसकी परत चढ़ानी है उसको एनोड बना लो या उसको सॉल्यूशन में रखो। जैसे मान लीजिए आपको ना कैथोड पे सिल्वर पे क्या है, गोल्ड की परत चढ़ानी है, तो Au3+ आयंस में ये Ag का कैथोड बना के क्या कर दो, इलेक्ट्रोलिसिस कर दो। Au3 इसमें Au गोल्ड में इस पे डिपॉजिट हो जाएगा। और थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी ऑफ सेल ये सिलेबस में है नहीं। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अरे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इक्वल टू 1 फेराड। तो हम बोलते हैं जब Na+ में 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करता हूं तो 1 मोल सोडियम मिलेगा, तो इसको शॉर्ट में बोलना शुरू करो। 1 फेराड इलेक्ट्रिसिटी जब पास की जाती है Na+ में कितना मोल सोडियम मिलता है, 1 मोल। Mg2+ में 2 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास करने से 1 मोल मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम 3+ में 3 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास करने से 1 मोल एल्यूमिनियम। सिमिलरली Mn+ आयन में n फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास करने से 1 मोल मिलता है। तो n फेराड इलेक्ट्रिसिटी से 1 मोल मिला, 1 फेराड पास करने से 1/n मोल मिलेगा। अब 1/n मोल का इक्विवेलेंट बनाओ, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, तो कितना हो गया 1/n इंटू n, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। तो 1 फेराड इज द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ये 1 फेराड की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फेराडे ने 2 लॉ दिए। पहला लॉ ये कहता है जितनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड, यानी जितना चार्ज पास करोगे उतना ही सब्सटेंस के अमाउंट डिपॉजिट होगा। जैसे आप देखो Na+ में अगर 1 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास की, कितना सोडियम डिपॉजिट होगा, 1 मोल। 2 फेराड से 2 मोल, 3 फेराड से 3 मोल, 10 फेराड से 10 मोल। कर लोगे तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, QIT होता है, और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमने यहाँ Z रख दिया, W इक्वल टू ZIT हो गया। Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, बोलो कोई डाउट है क्या। और यहाँ पे अगर आप Q अगर 1 पुट कर देंगे यानी IT को 1 पुट कर देंगे, W किसके इक्वल आ गया, Z, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास्ड। और Z को आप है ना E/96487 से भी दिखाते हो, E इज इक्विवेलेंट वेट। सेकंड लॉ क्या कहता है फेराडे का, भाई जब हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, तो उसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। यानी
अगर हम दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दे तो उसमें क्या होगा, चार्ज सेम हो जाएगा। तो देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट, W1/W2 इक्वल टू E1/E2। ये फॉर्मूले कोई भी याद नहीं करेगा, सीधा यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे ये कैलकुलेट मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन 9.65 into 10⁻³ कूलम चार्ज इज पास थ्रू मोल्टन LCl3। इसमें आपने क्या किया, इसको ना चार्ज को, कूलम को 1 फैराड से डिवाइड कर दिया तो फैराड में आ गया 0.1 फैराड। एल्यूमिनियम 3+ आयन था, 3 फैराड लेके 1 मोल एल्यूमिनियम बनाएगा। 1 फैराड से कितना बनेगा, 1/3 मोल, और 0.1 फैराड से 1/3 into 0.1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। मास 27 ग्राम रख दो तो ग्राम में आ जाएगा। Fe2+ Fe3+ आयन में को सीरीज में कनेक्ट किया गया और 1.5 फैराड चार्ज पास किया गया। बताओ कितना अमाउंट ऑफ आयरन डिपॉजिट होगा। भाई दोनों ही केस में क्या है, सेम इलेक्ट्रिसिटी होगी क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। तो Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके Fe में जा रहा है, यानी 2 फैराड इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो 1 मोल आयरन बनेगा। 1 फैराड पास करेंगे हाफ मोल, 1.5 फैराड करेंगे 1/2 into 1.5 मोल। 1 मोल का मास होता है 56 ग्राम, कितना आ गया 42 ग्राम ऑफ आयरन। Fe3+ सॉल्यूशन जब पास करेंगे 3 फैराड पास करने पे 1 मोल, 1 फैराड पास करने पे 1/3 मोल, और 1.5 फैराड पास करने पे 1/3 गुना 1.5 फैराड यानी 1.5 मोल, यानी 0.5 मोल दैट इज 28 ग्राम। ये वाला क्वेश्चन उल्टा है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए ताकि 5.1 kg एल्यूमिनियम ऑब्टेन हो जाए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AlCl3 से। तो ये मोल्स निकाल दी हमने पहले मास से, ठीक। 1 मोल ऑब्टेन होता है 3 फैराड इलेक्ट्रिसिटी से, तो 5100/27 मोल किससे ऑब्टेन होगा, 3 into 5100/27 चार्ज आ जाएगा। कूलम में करना तो 1 फैराड की वैल्यू पुट कर देना 96500। 5 एम्पीयर करंट पास किया गया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से 40 मिनट के लिए। बताओ कितना जिंक डिपॉजिट हुआ। Q = IT, चार्ज आ गया। अब चार्ज आया कूलम में, उसको 96500 से डिवाइड कर दिया, फैराड में आ जाएगा। तो ये फैराड 1/8 फैराड आ गया। अब जिंक 2+ से जिंक में जाएगा, 2 फैराड इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे 1 मोल मिला, 1 फैराड से हाफ मोल मिलेगा, 1/8 फैराड से 1/2 into 1/8 मोल ऑफ जिंक मिलेगा। और जिंक का मास कितना है 65, उससे मल्टीप्लाई कर दो 4 ग्राम आ जाएगा। कर लेंगे, क्वेश्चन पढ़ो। 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड एट कैथोड फ्रॉम एल्यूमिनियम 3+ आयन बाय पासिंग सर्टेन इलेक्ट्रिक चार्ज द वॉल्यूम ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड एट STP फ्रॉम H+ आयन व्हेन सेम इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास्ड। देखो भाई सीधी सी बात है, एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम बनाया, कितना 4.5 ग्राम, तो उसके मोल हो गए 4.5/27। अब एक बात बताओ, जब हम 3 फैराड पास करते 1 मोल मिलता है एल्यूमिनियम का, यानी 1 मोल एल्यूमिनियम ऑब्टेन बाय पासिंग 3 फैराड इलेक्ट्रिसिटी। तो 4.5/27 बाय पासिंग 3 into 4.5 डिवाइड बाय 27 यानी 0.5 फैराड इलेक्ट्रिसिटी। अब यही इलेक्ट्रिसिटी आपने H+ आयन के थ्रू पास की है। रिएक्शन लिखो, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 में जाएगा। ध्यान रखना रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। 2 फैराड पास किया, 1 मोल H2 मिला, 1 फैराड पास करेंगे हाफ मोल मिलेगा, 0.5 फैराड पास करेंगे 1/4 मोल, और 1/4 मोल STP पे कितना होता है 1/4 into 22.4, 5.6 लीटर। नीट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl वाज कैरिड आउट बाय पासिंग 10 mA करंट। फाइंड टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 0.01 मोल H2 गैस एट कैथोड। आई दे रखा है, टाइम बताना है, तो Q होना चाहिए आपके पास। तो कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, एक्वस NaCl में कैथोड पे H2 रिड्यूस होता है, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन लेके 1 मोल H2 बनाएगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन से। तो 2 फैराड इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, 1 मोल मिलता है H2 का, या यूं बोल दो 1 मोल H2 ऑब्टेन्ड बाय पासिंग 2 फैराड इलेक्ट्रिसिटी, और 0.01 बाय पासिंग 0.02 फैराड इलेक्ट्रिसिटी। तो Q आ गया आपका फैराड में, तो Q = 0.0202 into 10 की पावर 96500 विल बी इक्वल टू IT। I कितना 10 की पावर -2 एम्पियर। टाइम आ जाएगा आपका, IIT एडवांस का क्वेश्चन। नेक्स्ट, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस प्रोड्यूस्ड एट NTP ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ MgCl2 विच प्रोड्यूस 8 ग्राम मैग्नीशियम। भाई आप देखो, MgCl2 में इलेक्ट्रिसिटी पास की तो Mg डिपॉजिट हुआ, कितना डिपॉजिट हुआ 8/24 यानी 1/3 मोल। 1 मोल डिपॉजिट होता है 2 फैराड पास करने से, तो 1/3 2/3 फैराड इलेक्ट्रिसिटी पास करने से। अरे यही इलेक्ट्रिसिटी तो एनोड पे भी गई होगी। एनोड पे क्या लिखोगे 2Cl माइनस कन्वर्टिंग इनटू Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। 2 फैराड पास कर रहे हैं, जब 1 मोल मिल रहा है Cl2 का, तो 1 फैराड से हाफ मोल मिलेगा, 2/3 से 1/3 मोल मिल जाएगा। उसकी वॉल्यूम बता दो, ठीक। ये वाला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग ए करंट ऑफ 3 एम्पीयर शुड बी पास थ्रू ए जेनेरेटर सॉल्यूशन टू कोट ए मेटल ऑफ सरफेस 80 cm² एंड थिकनेस 0.005 मिलीमीटर, लेयर ऑफ डेंसिटी 10.5 ग्राम। एरिया दे दिया, थिकनेस दे दी, एरिया इंटू थिकनेस कर दो, सेंटीमीटर में रख लेना उसको। वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर दो, मास आ गया, मास बाय मोलर मास कर दो, मोल्स आ गए। Ag+ का 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल Ag देता है, या यूं बोल दो
1 मोल Ag इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी और इतना मोल ऑब्टेन्ड बाय इतनी इलेक्ट्रिसिटी। तो Q इक्वल टू IT से टाइम फाइंड आउट कर दो। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट 5 लीटर दे रखा है 1 मोलर Ag। अरे इस क्वेश्चन में ना 5 लीटर 1 मोलर Ag तो 2 लीटर 1 मोलर इनिशियल, ये बकवास की बात है। इसमें सीधा यहां से पढ़ो, ये कनेक्टेड है सीरीज में और 54 ग्राम Ag मिला है कैथोड पे AgNO3 सॉल्यूशन से। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ H2 गैस STP पे कितना मिलेगा एक इनिशियल से? भाई Ag का 1 मोल 1 फैराड से मिलता है, तो हाफ मोल किससे मिलेगा? हाफ फैराड से, यानी इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है क्योंकि सीरीज में है तो इसमें सेम इलेक्ट्रिसिटी होगी ना NaCl में। तो NaCl में 2 फैराड इलेक्ट्रिसिटी पास करने से 1 मोल H2 मिलता है, 1 फैराड से हाफ मोल मिलेगा, हाफ से 1/4 मोल। 1/4 मोल का वॉल्यूम STP पे 5.6 लीटर। ये अच्छा क्वेश्चन था। कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी दैट शुड बी पास टू रिड्यूस 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन टू गिव एनिलीन गिवन दैट करंट एफिशिएंसी 50% इफ पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है, हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड। नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस कर रहे हैं हम लोग। कैसे नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस किया गया किसमें? एनिलीन में, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसकी करंट एफिशिएंसी 50% है और वोल्टेज 3 वोल्ट दे रखा है। एनर्जी कंज्यूम बताना आपको कितना है। देखो 1 मोल नाइट्रोबेंजीन को जब हम रिड्यूस करते हैं तो नाइट्रोजन +3 से -3 में जा रहा है, तो हम सीधा बोल सकते हैं 1 मोल नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? 6 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 6 फैराड। तो यहाँ पे 12.3 ग्राम का मतलब क्या है? 0.1 मोल बेंजीन नाइट्रोबेंजीन, 0.1 मोल नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन के लिए 0.6 फैराड। हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई, कितना चार्ज यूज हो गया वो आ गया। अब उसने करंट एफिशिएंसी दे रखी, Q इक्वल टू IT होता है, जो करंट की एफिशिएंसी वही किसकी होगी? चार्ज की एफिशिएंसी। तो Q यूज्ड बाई Q सप्लाइड इनटू 100 इक्वल टू क्या आ गया? 50। तो यहाँ पे Q यूज्ड आपके पास Q सप्लाइड आ जाएगा। तो Q कितना सप्लाई हुआ इनटू में वोल्टेज कितनी थी, तो क्या आ जाएगा? एनर्जी आ जाएगा। कर लेंगे। और चार्ज कूलम में रखना है। ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पे ये रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपका करंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये आपका फिजिक्स। नहीं समझे? एक करंट दे रखा 3 एम्पीयर का, 2 घंटे के लिए पास किया गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, इतना कॉपर डिपॉजिट हो गया। तो करंट एफिशिएंसी पूछ रहा है भाई Q सप्लाइड कितना? I इंटू T, I और T दे रखा है। तो कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ? 0.05 मोल। तो आपको पता है 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होता है 2 फैराड से, 0.05 मोल होगा 0.1 फैराड से। तो Q यूज्ड आ गया 0.1 फैराड। कूलम में लिख लिया इसको। I एफिशिएंसी क्या होता है? Q एफिशिएंसी। Q यूज्ड कितना है? 9650 कूलम। और Q यूज कितना वहां दे रखा है, डिवाइड बाई वो करके इनटू में 100 कर दो, करंट एफिशिएंसी आ जाएगी। नेक्स्ट बैटरी। बैटरी क्या होता है? सिंगल सेल को या नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड इन सीरीज इज कॉल्ड बैटरी। बैटरी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी होती है नॉन चार्जेबल, जैसे हमारा ड्राई सेल हो गया, लेक्लांचे सेल हो गया, यूज किया फेंक दो। रेडियो सेल है, रिमोट का सेल है, मरकरी सेल है जो हम कैलकुलेटर में या वॉच में यूज करते हैं। तो ये प्राइमरी बैटरी, इनको रिचार्ज नहीं कर सकते, लेकिन सेकेंडरी बैटरी को चार्ज किया जा सकता है। कैसे? उसमें करंट पास करके, रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन करवा के। एग्जांपल लेड स्टोरेज बैटरी, जैसे हमारी कार की बैटरी है ना, इन्वर्टर बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है, या इसके अलावा निकल कैडमियम बैटरी है। 1 बाय 1 बैटरी को पढ़ो। सबसे पहले बैटरी आती है प्राइमरी, ड्राई लेक्लांचे सेल, ऐसा दिखता है। इसमें बीच में जो डंडा होता है ना आपके रेडियो सेल में, वो कार्बन रोड होती है, वो कैथोड का काम करता है। और उस कैथोड पे कौन रिड्यूस होता है? MnO2 रिड्यूस होता है। ठीक। और उसके बाहर जो डब्बा बना होता है ना, वो जिंक का होता है, जिंक कप बोलते हैं उसको। ठीक। तो अब इसमें जो पेस्ट भरा जाता है वो MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक प्लस NH4Cl का होता है। और इसके लिए NH4Cl प्लस ZnCl2 किसका काम करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। अब एनोड पे जिंक ऑक्सीडाइज होगा जिंक 2 प्लस में, MnO2 कैथोड पे रिड्यूस होगा, है ना, NH4 प्लस चला जाएगा NH3 में, और MnO2 में Mn+4 से Mn3 प्लस में चला जाएगा, MnOH बना लेगा। ठीक। अब इसमें जो जिंक 2 प्लस बना वो यहाँ पे जो अमोनिया प्रोड्यूस हुई है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसमें इसकी ज्योमेट्री आएगी टेट्राहेड्रल और हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। ये ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। और इसकी वोल्टेज होती है 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट मरकरी सेल में क्या होता है? मरकरी सेल क्या लो करंट डिवाइस में यूज होता है, जैसे वॉच है या हियरिंग डिवाइस है, कैलकुलेटर वगैरह है। तो इसमें ये इसका डायग्राम दे रखा है। इसमें कैथोड HgO प्लस कार्बन का होता है, इलेक्ट्रोलाइट KOH प्लस जिंक ऑक्साइड होता है, और एनोड जिंक का होता है। तो जिंक मरकरी अमलगम लेते हैं, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या है? KOH है, यानी बेसिक है। तो OH माइनस की प्रेजेंस में जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा ZnO में, और कैथोड पे HgO रिड्यूस हो जाएगा Hg में। तो दोनों रिएक्शन को जोड़ दो तो जिंक HgO के साथ रिएक्शन करके ZnO और Hg बना रहा है। इस रिएक्शन में कोई भी आपका आयन नहीं आया, और आयन नहीं आया तो इसका मतलब कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, और चेंज नहीं आता तो आपके ई सेल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो थ्रू आउट ई सेल क्या रहता है? कांस्टेंट, बिकॉज देयर इज नो आयन इन सेल रिएक्शन। तो
आपके जब जो भी ये होते हैं मरकरी सेल, वो चलते चलते एकदम बंद होते हैं, उनकी जो वोल्टेज है वो थ्रू आउट लाइफ कांस्टेंट रहती है, इसलिए असर्शन रीजन लिख दिया, एएमएफ ऑफ मरकरी सेल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लाइफ। सही है। ओवरऑल सेल रिएक्शन डजंट इन्वॉल्व एनी आयंस इन द सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन कैन चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ। रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, एनसीईआरटी में एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, सेकेंडरी बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी इसका एग्जांपल है, इन्वर्टर वाली या ऑटोमोबाइल बैटरी। इसमें डिस्चार्जिंग में क्या होता है, एनोड पे लेड सल्फेट आयन की प्रेजेंस में लेड सल्फेट में ऑक्सीडाइज होता है, कैथोड पे क्या होगा, लेड डाइऑक्साइड सल्फेट आयन की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में लेड सल्फेट में रिड्यूस होता है और वाटर बनता है। दोनों रिएक्शन को जोड़ दो, लेड प्लस लेड डाइऑक्साइड प्लस H2SO4 दो लेड सल्फेट बनाएगा प्लस वाटर बनेगा। ये डिस्चार्जिंग की कंडीशन है। अगर चार्जिंग कर देंगे एनोड और कैथोड पे रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, तो ड्यूरिंग चार्जिंग क्या हो जाएगा, लेड सल्फेट किसमें कन्वर्ट होगा, लेड में एट एनोड, और लेड सल्फेट कैथोड पे कन्वर्ट होगा किसमें, लेड डाइऑक्साइड में। कर लोगे याद। और कभी अगर रिएक्शन पूछ ले, इनको उल्टी करके लिख देना, चार्जिंग किया जाएगी। फिर आता निकिल कैडमियम बैटरी, ये ज्यादा एफिशिएंट होती है लेड स्टोरेज से, बट क्यों नहीं यूज करते, हाईली एक्सपेंसिव है। और इसका रिएक्शन है कैडमियम निकिल OH थ्राइस के साथ रिएक्शन करके कैडमियम ऑक्साइड बनाएगा, निकिल OH2 प्लस वाटर बनता है। निकिल क्या है, एनोड, और कैथोड किसका है, कैडमियम का एनोड है और निकिल OH थ्राइस का कैथोड बनता है। फ्यूल सेल, ऐसा गैल्वेनिक सेल जिसमें हम कंबसन एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूल सेल। जैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल में क्या करेंगे, एनोड बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे, और ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, इनके ऊपर क्या बना देते, क्या लगा देते हैं, पाउडर फॉर्म में, बोलो क्या लगा देंगे, ऐसे प्लेटिनम या पैलेडियम, ताकि H2 और O2 उनके सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो। H2 आएगी एनोड पे ऑक्सीडाइज होगी, कैथोड पे आएगी O2, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है NaOH, तो H2 ऑक्सीडाइज हो गई वाटर पे, किसमें, एनोड पे OH माइनस की प्रेजेंस में, और O2 रिड्यूस हो जाएगी OH माइनस में कैथोड पे। तो रिएक्शन जोड़ोगे H2 प्लस O2 इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर। एक टाइप से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, कंबसन हो रहा है। तो इसका क्या फायदा है, एक तो इसमें जो वाटर निकलता है हम ये पी सकते हैं, ये पोल्यूशन फ्री है। दूसरा, इसकी एफिशिएंसी जो होती है फ्यूल सेल की वो 70% होती है, जबकि थर्मल प्लांट की 40% ही होती है। बोलो कोई डाउट है, हो जाएगा। और मीथेन फ्यूल सेल पूछ ले, मीथेन फ्यूल सेल का मतलब क्या है, मीथेन का कंबसन कर देना आप। बोलो कोई डाउट है क्या, मीथेन की कंबसन रिएक्शन लिख दो, मीथेन फ्यूल सेल की रिएक्शन आ जाएगी। नेक्स्ट, कोरोजन में क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, ग्रीन कोटिंग ऑन सरफेस ऑफ कॉपर या ब्रोंज हो जाए। होता क्या है, आयरन के सरफेस में किसी एक जगह पे अगर आयरन ऑक्सीडाइज हो जाए Fe2+ में, तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो इलेक्ट्रॉन दूसरे सरफेस पे चले जाएंगे, दूसरे जगह पे चले जाएंगे ड्यू टू कंडक्शन थ्रू मेटल, और O2 के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड कहलाएगा, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कैथोड कहलाएगा। H+ कहां से आए, एसिडिक रेन से आता है, ठीक। फिर यहाँ पे ये एनोड पे जो Fe2+ बना है, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में Fe2O3 में, और Fe2O3 यहाँ पे पानी के साथ मिक्स करके Fe2O3.H2O बना लेता है, जो कि रस्ट का फॉर्मूला है। और ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन ऐसे लिखते हैं, Fe2+ वाटर प्लस हाफ O2 Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया। एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, Fe गया Fe2+ में, इसका E नोट होता है -0.44 वोल्ट, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। कैथोड पे O2 रिड्यूस होगा वाटर में, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 1.23 वोल्ट। दोनों को जोड़ दो, सेल रिएक्शन आ गई। कैथोड माइनस एनोड कर दो, ई नोट क्या आ जाएगा, ई नोट सेल आ जाएगा 1.67 वोल्ट। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, कोरोजन से कैसे बचाते हैं भाई, जिस मेटल को बचाना उसके सरफेस पे पेंट लगा दो या केमिकल लगा दो लाइक बिस्फिनॉल। और क्या मेथड है, उसकी कवरिंग कर देते हैं विद अदर इनर्ट मेटल लाइक जिंक या टिन, या और क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक भाई आयरन के ऊपर करते हैं हम मैग्नीशियम की या जिंक का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। ये एनसीईआरटी का एक एक वर्ड मैंने आपको पढ़ा दिया, एक सिंगल वर्ड भी ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी से मैंने आपको ना पढ़ाया हो।